बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप जनाब? खैरियत से? आप वालेकुम ठीक अस्सलाम ठाक? फारूक एक तो साहब। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इतनी दूर से यहाँ आए। हम्म, तो ये आपकी मोहब्बत है, वरना सच्ची बात ये है कि बड़ा मसला है आजकल इतनी दूर आना, कोई जी। मेवाड़ जैसे इलाके में ना। जी। मेवाड़ से कोई यादें तो हैं आपकी थोड़ी बहुत? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। जब गुफ्तगू शुरू होगी तो मैं आपको वो बताऊंगा। करेंगे। जी। अच्छा, गुफ्तगू का हमारा एक फॉर्मेट है, वो ये कि इत्तेफाक से न तो कभी मेहमानों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमें ब्रीफ करते हैं, और न कभी मेहमानों को बताते हैं सवाल क्या होंगे। हम्म, लेकिन जो पहला सिलसिला जो हम स्टार्ट करेंगे वो है आपके बचपन से। जी। और बाकी लोगों के साथ तो मेरे लिए सवाल करना बड़ा आसान था, क्योंकि उनका बचपन शुरू होता है उनकी पैदाइश से। जी। लेकिन आपका मसला ये है कि आप भी कुछ मेरी तरीके से हैं कि अपने वालिद का और अपने दादा का बड़ा ही एहतराम करते हैं। जी। और जी। मैंने आपकी जो सोशल मीडिया पे पोस्टें देखी थी, जी। तो जी। इसलिए तो मैं आपके आपके बचपन का आगाज करूँगा 1911 से। जी। जी। जब आपके दादा अजीजुद्दीन साहब ने अलीगढ़ से ग्रेजुएशन की थी। ग्रेजुएशन की थी। पहले जी। हम उनका जिक्र करेंगे, जी। फिर जी। आपके वालिद का और फिर आपके बचपन जी। का। जी। जी। असल में जो 1911 का अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का बैच था वो बड़ा दिलचस्प बैच था। जी। तो उसमें जो कुछ और ग्रेजुएट थे उनमें सर रॉस मसूद थे। सर रॉस मसूद जी, हाँ। सर रॉस मसूद थे। उसके अलावा नवाब हमीदुल्लाह खान थे, जो कि बाद में भोपाल के नवाब बने। जी 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 उसके उसी ज़माने में जो है वो नवाब सईद अहमद खान छतारी थे। जी। और मेरे दादा भी उसी बैच में थे। अच्छा। तो वो 1911 का जो बैच था वो इस लिहाज से बहुत ज़बरदस्त बैच हाँ, रहा। इसीलिए मैंने 1911 शुरू किया। मुझे जी। यकीन है कि उनकी तारीख पैदाइश तो 1800 कुछ की होगी। 1884 की। 1884 की पैदाइश है, माशाल्लाह। 1884 जी की जी थी। जी। चलिए, तो यही मालूम हो हाँ, गया। 1884 की थी। और इत्तेफाक से जो वो तारीख़ पैदाइश थी उसमें 3 हमारे खान 3 नस्लों में उसी तारीख में लोग पैदा भी हुए फिर। अच्छा। तो मेरे जो दादा थे वो 14 अगस्त 1984 को पैदा हुए। जी 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 उसके बाद मेरे एक बड़े ताया थे जो जी कि पहले थे, जो कि पाकिस्तान हिजरत करके आए। जी वो भी 14 अगस्त में को पैदा हुए जी। और गालिबन 1922 में पैदा हुए। और फिर मेरी छोटी बहन भी 14 अगस्त को पैदा हुई। वैसे आपके दादा के भी तो आप जिक्र करेंगे तफसीली, लेकिन उनका और 14 अगस्त तो बड़ा रिश्ता है, लेटर टू महात्मा गांधी, जिस जी। तरह की जी। आपसे जी। गुफ्तगू की। उन्होंने जो किताबचा लिखा था। जी 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 हाँ, जी 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 हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। उनका बिल्कुल एक रिश्ता है 14 अगस्त से। जी। 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 ये मैंने इसलिए सवाल किया कि जब हम तारीख़ पाकिस्तान को देखते हैं तो बिलूम 3-4 नाम आते हैं सामने, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो लोग एक दो कौमी नज़रिया और पाकिस्तान के उसके बानी थे। जी हाँ। एक तो नाम आता है अल्लामा इकबाल का, जो 1937 में जो उन्होंने वो की थी, जी। जो वहाँ की एक खुतबा इलाहाबाद। जी। लेकिन बाद में अल्लामा इकबाल ने अपने हाथ से लिख के दिया था कि ये मैं अलग मुमलिकत का मुतालबा नहीं किया है, बल्कि इस हिस्से में हम्म, एक मुसलमान आबादी के हाँ, सूबे का मुतालबा कन्फेडरेशन। किया है। हाँ। तो लिहाजा वो तो नहीं है। हम्म, फिर जो दूसरा नाम आता है चौधरी रहमत अली साहब का, जी हाँ। और जिसमें उनका जो था नाउ और नेवर। हम्म। अच्छा, उसमें भी मजे की बात यह है हम्म, कि उनके नज़दीक जो तस्वुर था, जो कॉन्सेप्ट था, वो एक फेडरेशन का था। जी। और जहाँ एक पाकिस्तान थी वहाँ एक रियासत बांगे इस्लाम भी थी। जी। और जो पाकिस्तान का झंडा था उसमें 10 उसका था। ये खैरी बरादरान ने किया था, जो अपने वो 1917 में किया था। लेकिन जो बड़ी अहम जो चीज़ तारीख में आती है, जिसके ऊपर लोगों को कम नजर गई है, वो 1920 में आपके दादा अजीज साहब का, जो उन्होंने शायद अपने भाई के नाम से वो किताब अपने लिखा था। अपने बड़े भाई के नाम से अपने बड़े भाई, क्योंकि उसने शायद वो गवर्नमेंट सर्वेंट लगा गवर्नमेंट थे। सर्वेंट में थे। हाँ। लेकिन उसको बाकायदा फिर शाये किया पाकिस्तान की हिस्टोरिकल सोसाइटी वाले ने, उसका बहुत कम तस्करा है। जी। तो उसको बताइए जरा। वो मेरे जो दादा थे वो असल में यूपी की सिविल सर्विस में थे। अच्छा। तो जाहिर है कि वो ऐसी बात नहीं कह सकते थे। तो उन्होंने एक मतलब एक किताबचा लिखा जिसका नाम था गांधी जी के नाम खुला खत। जी, तो लेटर टू महात्मा हाँ, गांधी तो जी। उसमें आखिर में जो है उन्होंने कहा कि भाई अगर ये हालात ऐसे ही रहते हैं तो बर सग़ीर को मुसलमान मेजॉरिटी एरिया में, जिसमें मुसलमान अक्सरियत में है और जो हिंदू अक्सरियत है, उसमें तकसीम कर देना चाहिए। जी 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 जिसमें फिर ये पूरी यानी कि जो जो पाकिस्तान के सूबे हैं ये तमाम मौजूद था। मगर वो एक अरसे तक तो जाहिर है वो एक किताबचा था, छपा और किसी और के नाम से था, ख़त्म हो गया। बाद में, बहुत बाद में उसके हिस्टोरिकल सोसाइटी ने छापा उसको। हिस्टोरिकल और छापा। और बल्कि मेरे वालिद जो थे मरहूम, वो एक दफ़ा हिंदुस्तान गए तो जो जिस रिसाले में छपा था उसके एडिटर के पास गए, जो कि वो हयात थे, और उनको याद भी था कि ये क्या था। तो अब्बू ने उनसे पूरा लिखवाया भी कि ये इन्होंने लिखा था और अब्दुल कदीर बुरगामी साहब के नाम से शाया हुआ। तो वो लिखवा भी लिया।
बाद में मगर उसको कई लोगों ने फिर अपनी किताबों में लिखा, जैसे के अजीज साहब ने लिखा जी, कि हिस्ट्री ऑफ आइडिया ऑफ पाकिस्तान में उसका तस्करा है और बाकी जगह पर तस्करा है। मगर ये दुरुस्त है कि वो किसी टेक्स्ट बुक वगैरह में कहीं नहीं है। मगर जैसे सर सैयद ने भी किया। क्या वो किताब आपके पास अवेलेबल है? जी मेरे पास है, मेरे पास कहीं कहीं रखी हुई है। आप उसको शाये करवाएं, और कुछ पीडीएफ का है, देखो एक तारीख का हिस्सा है ना। हाँ, अगर आप सामने नहीं लाएंगे तो फिर कौन सामने लाएगा? नहीं, आपकी बात दुरुस्त है, मेरे पास कहीं रखी हुई है वो। और क्योंकि मैंने बड़ी कोशिश की थी नेट पे जाके सर्च करने की, कहीं से मिल जाए मुझे। हाँ, और गूगल बुक्स पे उसका जिक्र था, लेकिन जाहिर एक आध पेज से वो किताब पूरी नहीं मिलने चाहिए। मेरे वालिद की लाइब्रेरी में है और मैं बल्कि किसी दिन उनके घर जाऊंगा तो वहां से निकाल लूंगा, तो वो है, यानी कि वो आना चाहिए। हाँ, तो भारत मेरे दादा ने एक ये स्टेप लिया, मगर वो पाकिस्तान आई नहीं, मतलब जब 47 में। हाँ, दूसरा सवाल मेरा ये था कि उन्होंने इतना काम किया लेकिन वो आई नहीं, ज्यादातर लोग उसमें असल में ये है कि मैंने एक दफा अपने वालिद से सुना कि 3 जून को जब ये हिंदुस्तान की तकसीम का ऐलान हुआ तो अलीगढ़ में जो कई मुसलमान, और अलीगढ़ उस जमाने में इंडिया में एक सेंट्रल जगह थी। जी बिल्कुल। तो वो और हैपनिंग एक प्लेस जो होती है वो थी, तो उसमें मेरे दादा और उसमें नवाब छतारी साहब जो कि उस वक्त हैदराबाद में थे, और उसके बाद साथ साथ में नवाब मोहम्मद इस्माइल खान साहब और कुछ और लोग, ये सब जमा भी हुए, और उसी में ये फैसला भी हुआ कि हर एक पाकिस्तान नहीं जाएगा। अच्छा। और कुछ लोग रहेंगे यहाँ पे, और खैर उस वक्त किसी के जहन में था भी नहीं कि तकसीम इस तरह से होगी कि आप आ जा भी नहीं सकेंगे। उस जमाने में लोगों का ये ख्याल था कि वो इस तरह की तकसीम होगी कि जैसे अमेरिका और कनाडा किया। तो मेरे जर्मनी और फ्रांस हाँ, तो मेरे दादा जो थे वो उन्होंने उसी वक्त फैसला किया कि वो हिंदुस्तान में ही रहेंगे। और उस जमाने में ये भी था कि यूनिवर्सिटी में बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन थी। जी, वो वाइस चांसलर बने थे बाद में। जी, तो वो उस जमाने में उन पे एक, यानी कि यूनिवर्सिटी पे एक इल्जाम बल्कि लगाया जाता था कि इसने तो पाकिस्तान बना दिया, मुसलमान पाकिस्तान बना दिया, और यानी कि यूनिवर्सिटी के एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चन मार्क थे। तो बहुत सारे लोग जो यूनिवर्सिटी को साथ देने के लिए रुके, उसमें मेरे दादा भी थे, और वो वहीं पे रुके। और बाद में जो उसके कॉन्वोकेशन पे जिसमें नेहरू खुद आए थे और नवाब इस्माइल खान साहब उनको लेकर आए थे, उस जमाने में मेरे दादा थे। और बल्कि किसी ने नेहरू से कहा भी कि आप तो उस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं जिसने पाकिस्तान बना दिया। तो नेहरू ने जवाब दिया कि अगर कोई ऐसी यूनिवर्सिटी है हिंदुस्तान में जो कि एक मुल्क बना सकती है तो उसको हिंदुस्तान में ही रहना चाहिए। वाह। तो यानी कि तो ये है, तो मेरे दादा रुके और 1953 में फिर उनका इंतकाल हुआ। और बड़ी जबरदस्त कोठी थी अलीगढ़ में उनकी। जी, अभी भी, अब तो वो पता नहीं, बैतुल हबीब, वैसे तो उसका नाम बैतुल हबीब है, मगर वो अल्लाह वाली कोठी के नाम से मशहूर है। जी। तो वो अभी भी मौजूद है। अब जबरदस्त रही कि ना रही ये पता नहीं। गए आप कभी? जी, मैं गया हूँ। मैं आखिरी बार 1987 में गया था, और वो घर है अभी तक मौजूद। उसमें मेरे कुछ कजन्स रहते हैं और उनके बच्चे हैं, और तो घर वो अभी तक मौजूद है। बस जाहिर है कि वो पुराने उसका मतलब जो उसकी शान और शौकत थी उसके हिसाब से नहीं है, वो आहिस्ता आहिस्ता सुकड़ गया है, और मगर बहरहाल वो घर मौजूद है। चलिए, ये तो काफी, हमारे तो आज बहुत सारी बातें करनी है, इस किस्से को ही रोकते हैं। जी। और अजीजुद्दीन अहमद साहब से हम अब आते हैं सफीउद्दीन साहब के पर। जी। वो आपको मुस्लिम बाग का वो आड़ू का दरख्त याद है जिसके नीचे 2.5 साल का हसन बिलगामी अपने बाप की गोद में बैठ के फहरिस्त खाया करता था? जी। मैंने वो आड़ू नहीं, वो असल में अखरोट का दरख्त था, और वो हमारे लॉन में लगा हुआ था। अच्छा। तो हम अक्सर सुबह नाश्ता उसके नीचे करते थे। अच्छा। तो मुझे अभी भी जो बाहर नाश्ता करने की मेरे जो एक तबीयत में मेरे वो है, तो वो उसी ज़माने की याद में है। तो जब मैं ऑस्ट्रेलिया जाता हूँ तो मैं कैनबरा में अपने घर के बरामदे में बैठ के नाश्ता करता हूँ रोज़। और तो उसमें तो मुझे बड़ा मज़ा आता है, और मेरी बहुत यादें हैं उस दरख्त से, उसके नीचे बैठ के नाश्ता करने की और बातें करने की। हम पहले आपके वालिद साहब के बारे में बात करें, जब 91 साल की उम्र पाई थी माशाअल्लाह ने। जी। तो उनकी जरा तालीमी बैकग्राउंड, और वो वहां से उठे हिंदुस्तान से और सीधा आए हिंदू बाग के अंदर, तो ये सफर बताइए, क्या तालीम हासिल की? अब्बू जो थे वो उन्होंने जियोलॉजी में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में बीएससी किया था, और उस जमाने में नया डिपार्टमेंट शुरू हुआ था। और तो अब मेरे दादा जो थे वो यूपी में डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज भी रहे थे, तो उनको कुछ माइनिंग और इसका पता था। तो उन्होंने भी मेरे वालिद को इनकरेज किया, तो उन्होंने जियोलॉजी में बीएससी किया। अच्छा। और उसके बाद जब उन्होंने बीएससी किया तो पार्टीशन हो चुका था, तो मगर मेरे वालिद का जो दाखिला था
वो इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनाबाद में हो चुका था। अच्छा तो अब वो इंडियन स्कूल ऑफ माइंस जो है वो IIT धनाबाद है। अच्छा अच्छा। तो मेरे वालिद वहाँ पे गए पढ़ने के लिए, 3 साल का उसका कोर्स होता था और फिर उन्होंने किया। फिर जब अब्बू ने ग्रेजुएशन की तो उनको वहाँ पे 1-2 मुलाजमतें भी मिल गई फ़ौरन, क्योंकि इंडियन स्कूल ऑफ माइंस जो है वो बहुत ही प्रेस्टिजियस है। तो अब्बू ने कुछ सोचा वोचा और उसके बाद उन्होंने फैसला किया कि वो पाकिस्तान आएंगे। तो वो एक ग्रेजुएशन के कोई 1.5 हफ्ते बाद पाकिस्तान हिंदुस्तान रहे और उसके बाद वो सीधा उन्होंने ट्रेन पकड़ी और लाहौर। अच्छा। और लाहौर में जो है वो उनके एक मामू थे, उनका नाम था फसीह साहब। तो प्रोफेसर फसीह कराची यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री के प्रोफेसर भी रहे और उनका एक एजाज़ ये है कि उन्होंने कराची यूनिवर्सिटी की ही लेबॉर्ट्री में नाफ्थलीन और फिनॉफ्थलीन का सिंथेसिस किया दुनिया में पहली बार। अच्छा। तो यानी कि वो सलीमुज़्ज़मा साहब के हम असर थे जी। और डॉक्टर अता के असातिज़ा में थे। अच्छा अच्छा जी। अच्छा। तो वो फसीह साहब जो थे वो उस ज़माने में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में पढ़ा रहे थे और तो उनका जो हॉस्टल था यूइंग हॉल, उसके रूम नंबर 1 में रहा करते थे। सही। तो अब्बू का पहला क़याम जो था वो यूइंग हॉल में रूम नंबर 1 में था। हाँ। और उसके कई सालों बाद, यानी कि इनफैक्ट उसके 30 साल बाद एक दफ़ा मैं लाहौर गया तो मेरे हसन अब्दाल के साथी थे जो किंग एडवर्ड्स में पढ़ रहे थे, वो यूइंग हॉल में रह रहे थे। जी। तो मैं अपने जिस दोस्त के पास ठहरा वो रूम नंबर 1 में रहता था। सही। तो मैं भी उसी कमरे में जाके रहा। हाँ, वो तो अभी बातें होंगी आपके तो केट कॉलेज हाँ, तो वो उन्होंने, मेरे वालिद जो थे वो उन्होंने यूइंग हॉल में रहे एक आध हफ्ता। और उस एक आध हफ्ता जो उनका पहला था उसमें उनकी लाहौर में मतलब कई लोगों से मुलाकातें हुई, कुछ लोग आए हुए थे, कुछ जा रहे थे। तो वहीं पे उनकी मुबश्शिर हसन साहब से भी मुलाकात हुई, डॉक्टर मुबश्शिर हसन, इकोनॉमिस्ट। हाँ वो असल में इंजीनियर थे। अच्छा अच्छा। हाँ, तो उनका भुट्टो के दौर में थे वो। हाँ, तो उनका फसी मामू, मैं भी यानी कि थे जो मेरे वालिद के मामू, मगर मैं भी मामू कहता था, तो फसी मामू के पास आना जाना था। अच्छा तो अच्छा। अब्बू की भी उनसे मुलाकात हुई और हाँ। वो उनसे कुछ ना कुछ ताल्लुक जिंदगी भर कायम रहा। जी। तो ये एक आध हफ्ता रहे और फिर मेरे बड़े ताया जो थे मिराजुद्दीन साहब, वो कराची आ चुके थे। तो ये उनके पास आए। तो आने से पहले ही अब्बू ने अपने लिए इधर उधर कुछ इंतजाम करके रखा हुआ था कि कहाँ जाना है, कहीं जाना। तो उसी में एक मुस्लिम बाग का ऑप्शन था, जो ज़माने में हिंदू बाग था, जो ज़माने में हिंदू बाग था। जी। तो यानी कि कोई आने के कोई 1-1.5 महीने बाद ही ये हिंदू बाग आ गए। यानी उस दौर में लोग तो आज जाते हुए डरते हैं बलूचिस्तान में। जी जी। और नहीं, वो बहुत अच्छा वक्त था और उस वक्त ऐसी कोई मसले नहीं थे, कोई कुछ नहीं था, बहुत लॉ एंड ऑर्डर की कोई सिचुएशन नहीं थी। तालीम का उनका मुकम्मल कीजिए आप। जी हाँ। तो फिर वो मुस्लिम बाग आए और फिर कोई 2 साल रहे और फिर उनको मतलब शौक था पढ़ने का, तो उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर गए, वहाँ से उन्होंने डॉक्टरेट की। जी। फिर वो वापस मुस्लिम बाग आ गए। जी। अच्छा, फिर 2 साल बाद ही उनको दोबारा से एक फुल ब्राइट स्कॉलरशिप मिला। जी। तो फिर वो यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा गए और जहाँ पे बहुत ज़बरदस्त पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की एक वो था, ग्रुप बना हुआ था, जिसमें डॉक्टर जो इस्लामिक फाइनेंस में उन्होंने बहुत काम किया, सऊदी अरब में थे, अभी मुझे नाम याद आएगा, मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद हाफिज सादिक हुसैन साहब जो कि मेमार के थे, आबिद जैदी साहब जो कि आर्किटेक्ट थे, डॉक्टर ज़हीर जो कि कराची डाउ मेडिकल कॉलेज में सेक्रेटरी के प्रोफेसर थे, उनकी बेगम डॉक्टर सईदा बेगम, ये सब उनके वो थे, साथी थे। जी। और तो ये तमाम लोग जो थे, फिर अब्बू ने उसके 1 साल बाद वो उन्हीं के प्रोफेसर ने मिनेसोटा में उनको हार्वर्ड भेज दिया। तो उन्होंने एक दूसरी पोस्ट डॉक्टरेट की हार्वर्ड से जाके। अच्छा। और फिर वो मुस्लिम बाग वापस पहुंच गए। क्यों, कोई नेशनलिटी नहीं मिली अमेरिका और बरतानिया की? उन्होंने दोनों जगह नहीं दी। उस जमाने में इंग्लैंड में 1 साल पे नेशनलिटी मिल जाती थी। जी जी जी। जमाने में इंग्लैंड में थे तो उन्होंने कहा, वो कनाडा में से एक आदमी भी आया कैनेडियन हाई कमीशन से, जो कि रिक्रूट कर रहा था पाकिस्तानियों को, और उन्होंने कहा भी इनसे कि विद द ब्रिटिश डिग्री इन जियोलॉजी स्काई इज द लिमिट इन कनाडा। तो उन्होंने इनके पासपोर्ट पे एक वीज़ा भी लगा दिया, मगर खैर ये नहीं गए। इनके कुछ दोस्त जो थे, 1-2 दोस्त, वो उस जमाने में इंग्लैंड से कनाडा माइग्रेट हुए। बरतानवी पासपोर्ट छोड़ के मुस्लिम बाग आ गए वो। जी जी। उन्होंने 1 साल में ब्रिटिश पासपोर्ट मिलता था, वो नहीं लिया, जबकि इंग्लैंड में 4 साल रहे। 2 साल में जो है वो यूएस की नेशनलिटी मिलती थी, या 3 साल रहे, तो इन्होंने कुछ नहीं लिया। और बल्कि बहुत बाद में 2004 में एक दफ़ा मैंने उनसे पूछा
कि आपको कभी अफसोस तो हुआ होगा कि अच्छा, उनको हो ना हो, आपको हो गया होगा कि अब्बा अमेरिकन होते, हम भी अमेरिकन होते। उन्होंने कि आपको अफसोस तो हुआ होगा कि आपने कभी पाकिस्तान क्यों आए, या ये तो उन्होंने कहा नहीं, जिस दिन मैं पाकिस्तान जा रहा था मैं सोच के गया था कि मैं 100 साल के लिए जा रहा हूँ, जी माशाल्लाह। यानी कि मुझे जाना ही नहीं है कहीं। तो इसलिए मेरे ख्याल से वो मे भी उनके जहन में था कि एक जगह कहीं जाओ, रह जाओ, वहीं पे बस जाओ, तो उनके जहन में ये काम चल एक रहा था। सवाल जिसका ताल्लुक आपकी निजी जिंदगी से, हाँ। एक ऐसा आदमी जिसने एक पीएचडी किया, 2 पीएचडी किया, ठीक है, उसने अपनी माँ के कहने के ऊपर एक ऐसी लड़की से शादी की जिसको उसने कभी देखा भी नहीं था, जी जी जी, जो दुश्मन मुल्क में थी, जी जी, और उन्होंने, आपकी वालदा ने जो गालबन जो करीब 3 बड़ा शहर देखा था, वो अलीगढ़ का देखा था। जी हाँ, जी हाँ। ये कैसे अल्लाह मियां ने जोड़ी मिलाई उस है? जमाने में ऐसे ही शादियां होती थी, यानी अच्छा। कि मतलब वो बाज़ जगह तो मेरे ख्याल से रस्मन बता दिया जाता था कि तुम्हारी शादी तय कर दी है, उस तारीख को होगी। हाँ। बाज़ जगह जो है वो नहीं, मतलब दो पीएचडी करने के बाद नहीं, भी अम्मी ने मेरे वालिद का हमेशा से ख्याल था कि मेरी दादी की मर्जी से शादी करेंगे, अच्छा। तो उन्होंने मेरी दादी पे ही छोड़ दिया था। हाँ। तो उन्होंने, जो मेरी दादी थी, उन्होंने शादी तय कर दी, मतलब पूछ लिया हाँ। और तय कर दी, तो इन्होंने कोई वो भी नहीं किया। बल्कि मेरे बड़े ताए की जो शादी हुई वो भी ऐसे ही हुई, हाँ। तो मेरी दादी ने तय कर दी, और मेरी जो ताई थी उनको निकाह हो गया, उनको उन्होंने ट्रेन पे बैठा के पाकिस्तान रुखसत कर दिया। आपकी वालदा की पैदाइश कहाँ की थी? उनकी है बाराबंकी की। तो बाराबंकी, जिसमें वो करीब 3 शहर बढ़ा जाती थी, वो कभी कभार अलीगढ़, वहां से उठ के दूसरे मुल्क अलीगढ़, वहाँ मुस्लिम बाग आना, हाँ एडजस्ट कर लिया था ना अपने आपको? जी बिल्कुल, उन्होंने कर लिया, बड़ी खुश रही वहाँ पे। और अच्छा। उसमें उन्होंने बल्कि एक बहुत भरपूर ज़िंदगी गुजारी। जी। और मुस्लिम बाग बहुत अच्छी जगह थी रहने के लिए, हालांकि वहाँ बिजली वगैरह नहीं थी, हाँ। मगर बहुत उम्दा जगह थी रहने के लिए। वहाँ पे अच्छे पढ़े लिखे लोग भी रहते थे, और इर्द गिर्द से भी हमें लोग यानी कि आना जाना ये वो सब कुछ रहता था। तो मेरे ख्याल से मेरे वालिदैन ने अपनी ज़िंदगी का बेहतरीन हिस्सा जो है वो मुस्लिम बाग में गुजारा। अच्छा। और बल्कि मेरी वालदा बताती है कि मेरे वालिद जबकि बहुत मतलब ज़ईफ़ हो चुके थे, तो अक्सर कहते थे आइए चलें वापस हिंदोबाग चले जाते हैं। सब भी कहते हैं कहाँ क्या बचा है वहाँ पे। हाँ। मगर वो मेरे वालिदैन ने बहुत उम्दा और अच्छी ज़िंदगी गुजारी माशाल्लाह। बल्कि मुस्लिम बाग में ही लोग आते थे और थे। तो वहाँ पे एक साहब थे अब्दुल गनी खान साहब, उनसे हमारी बहुत ताल्लुकात थे, ख़ानदान के आना जाना था। तो उनकी जो बेटी थी वो डॉक्टर इशरत की अहलिया है, अब वो भी मुस्लिम बाग में रहती थी। अच्छा 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 अच्छा। जी हाँ। बड़ा अच्छा दौर देखा मुस्लिम बाग जी में। जी जी, बहुत ज़बरदस्त, बहुत तो अच्छा। वहाँ पे उस ज़माने आपने बलूचिस्तान के और भी आसपास के एरिया काफी देखे होंगे। जी जी जी, वहाँ पे बल्कि मुस्लिम बाग के करीबी एक शहर है, अभी भी है, खानोज़ई। तो खानोज़ई के ज़्यादातर लोग जो थे वो हिंदुस्तान में थे तकसीम से पहले। तो अच्छा तकसीम के बाद जो लोग पलट के आए तो उनमें लातादाद ऐसे लोग थे जो थे, तो पठान उनको पश्तो नहीं आती थी, अच्छा अच्छा। तो वो खानोज़ई में रह गए, मतलब वापस आ गए पलट के। हाँ। तो उस जमाने में कोई यानी कि कोई ऐसा वो मसला नहीं था। खैर बलूचिस्तान के जो पश्तून बेल्ट उसमें आज भी नहीं है ऐसा कोई एथनिक मसला नहीं है, मगर बहरहाल उस जमाने में तो बिल्कुल भी नहीं था। सही है सही है सही है। तो क्या क्या देखा आपने उस जमाने में वहाँ पे? वो देखा आपने शीला की जवानी? मैंने रेलवे स्टेशन, जो रेलवे स्टेशन मुस्लिम बाग का एक छोटा सा नैरो गेज का रेलवे स्टेशन था, वो अब भी है। हाँ। मैंने उसको आखिरी बार 2004 में देखा। अच्छा अच्छा। और वहाँ पे स्टेशन मास्टर का घर था, वो मेरे यादों में बहुत था। मैंने अपने बचपन में पहली जो है वो हेज हॉक वो उस घर में देखा था। अच्छा। तो वो अभी भी वो घर मौजूद है, और ये मतलब बड़े में 1800 कुछ के घर। और तो वो था। वहाँ पे जंगली जानवर बहुत थे उस ज़माने में, यानी कि मेरी वालदा अक्सर मुझे और मेरे छोटे भाई को लेके पिकनिक पे जाती थी अकेले। अच्छा। जब अब्बू नहीं होते थे, कहीं दौरे पे गए हुए हैं, तो वो एक ड्राइवर होता था और हम जाते थे। तो अम्मी का जो सबसे बड़ा जो डर होता था वो ये होता था कि कोई भेड़िया ना आ जाए, कोई ये ना हो, यानी कि ये नहीं था कोई लूट लेगा, डाकू ना आ जाए, तो भेड़िया ना आ जाए, ये ना हो, वो ना हो, इस तरह की चीज़ें थी उसी ज़माने में। खैर अब तो इंसानों के रूप में बहुत से भेड़िए आ चुके हैं। बिल्कुल। तो वो एक उसी ज़माने में वहाँ पर एक स्काउट्स के चेक पोस्ट पे किसी ने लेपर्ड मारा था, वो रात को आ गया था वहाँ पे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो सुबह हम सब देखने गए थे उसको, तो वो बहुत अच्छा वक्त था और बहुत उम्दा। चलिए, मेरा ख्याल है आपसे काफी बातें हुई आपके दादा के बारे में और आपके वालिद के बारे में, और अभी तो मेरा ख्याल है पहला ऐसा यही खत्म करते हैं, और फिर दूसरे से मैं आएंगे तो ये मालूम करेंगे कि आपके वालिद का आपकी जिंदगी पे और आपके करियर पे क्या असर रहा। जरूर।
तो जरूर जी, मेरे ख्याल है पहला हिस्सा खत्म करते हैं। ठीक है। जी, अस्सलाम वालेकुम बिलग्रामी साहब, वालेकुम कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो पहला हिस्सा तो दिलचस्प किया, अब जरा दूसरे हिस्से में कुछ हसन बिलग्रामी साहब के बारे में बातें हो जी। जाएंगे। यकीनन कि जो आपका करियर जो है, मैं जानता हूँ जितनी आपकी एसोसिएशन है अपने वालिद के साथ, वालिद मरहूम के साथ, ये वो तो इस हिस्से में जिक्र आएगा। आपका बैंक इस्लामी में लेने का फैसला आपके वालिद साहब क्या असर था, बैंक इस्लामी में जो कुछ हुआ फिर उसका क्या असर था, वो हम बाद में बात करेंगे। तालीम का सिलसिला आपने कराची से शुरू किया? नहीं, मैंने शुरू किया क्वेटा से, क्वेटा से। और मेरा पहला स्कूल था ग्रामर स्कूल क्वेटा। अच्छा उसमें मैंने गालिबन क्लास 1 पढ़ी। अच्छा। फिर हम कराची आ गए, जी। तो यहाँ पे पब्लिक स्कूल कराची में अमीनुद्दीन अलवी साहब प्रिंसिपल हुआ करते थे। उस अच्छा, ज़माने में हैदर साहब प्रिंसिपल थे। सही। तो वहाँ पे मैंने क्लास 2 पढ़ी। जी। फिर इत्तेफाक से हम वापस क्वेटा चले गए, हाँ। तो क्लास 3, 4, 5, 6 वहाँ पे पढ़ी। फिर क्लास 7 पे फिर कराची आ गए। वहाँ भी वही स्कूल था पब्लिक वाला? जी, पब्लिक स्कूल क्वेटा। जी जी। और उसके बाद फिर क्लास 7, 8 कराची में पढ़ी। उसके बाद 9, 10 जो है वो पब्लिक स्कूल रसालपुर में पढ़ी। और उसके जी। बाद फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल में पढ़ी। इस पर तो मैं बाद में आऊंगा, लेकिन हाँ। माशाल्लाह काफी स्कूलों का आपका तेरवा है। जी 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 जी, घाट घाट क्या, घाट घाट का पानी पिया हुआ घाट है। घाट का पानी पिया। कोई अच्छा उस्ताद याद है स्कूल लाइफ का आपको? बहुत बहुत, उस जमाने में तो ज्यादातर उस्ताद अच्छे ही हुआ करते अच्छे ही थे, हुआ करते बल्कि थे। आजकल गवर्नमेंट सर्वेंट होते हो। हाँ, अब वो मुझे तो इस मामले में बहुत खुशकिस्मत हूँ कि हर जगह बहुत उम्दा उस्ताद मिले, जिन्होंने आपकी ग्रूमिंग पे बड़ा असर डाला। ग्रूमिंग में। मैं जब क्वेटा में था तो हमारे क्लास मेरे ख्याल से 3rd में भी थे, और बाद में वो 5th में भी आए। उर्दू के टीचर थे हशमत साहब, उन्होंने हमें बैतबाजी का ज़ौक़ दिया। जी और जी बल्कि जी। एक क्लास हुआ करती थी हफ्ते में जिसमें बैतबाजी होती थी, और हमें अशार मुकाबला होता था बाकायदा। और हमारी क्लास में 2 लड़के थे जो कि एक ब्रिटिश फैमिली थी जो कि क्वेटा में रह गई थी, अच्छा तो उनमें उनका बेटा था कीथ वॉटसन, अच्छा। तो वो था। और कीथ फ्रैंकलिन वो था। और एक था चाइनीज़ एडमंड, तो एडमंड भी था। तो एडमंड और कीथ भी बैतबाजी में हिस्सा लेते थे। उर्दू के शेर सुनाते जी थे? जी जी, वो बल्कि मुझे याद है कीथ शेर पढ़ा करता था कि पटा पटा बूटा बूटा हाल हाँ, हमारा हमारा जाने। जाने। हाँ, यानी कि अपने वो एंग्लिसाइज एक्सेंट जी में। जी जी जी। एडमंड जरा साफ पढ़ता था। अच्छा। तो अभी मैंने हमारी क्लास का एक ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप पे उसी जी ज़माने का। जी तो जी मैंने जी। पिछले दिनों पूछा कि कीथ और एडमंड कहाँ हैं, हाँ तो उन्होंने कहा कि एडमंड तो गालिबन क्वेटा में ही रहा और उसने गवर्नमेंट सर्विस में कहीं जॉब कर ली। हाँ। और कीथ जो था वो इस्लामाबाद चला गया, उसके बाद लोगों को उसका कोई प्रेस ट्रेस नहीं है। मगर वो बहुत ही वो थी, मतलब यानी कि अच्छा, अच्छे अच्छा, असातिज़ा, अच्छा बहुत दौर, बहुत अच्छे ही उम्दा। दोस्त। और फिर क्लास 4th में 5th में, यानी कि हमें बहुत उम्दा टीचर्स मिली, और असातिज़ा जो थे वो क्वेटा में वो बहुत अच्छे थे। फिर जब मैं कराची आया तो पब्लिक स्कूल में अमीनुद्दीन अलवी साहब मरहूम प्रिंसिपल थे। और तो यहाँ पे बड़े उम्दा असातिज़ा रहे। सालपुर में बहुत रहा, मतलब छोटा स्कूल था मगर बहुत अच्छा रहा। कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल की तो खैर बात बिल्कुल ही मुख्तलिफ थी, जिस जी जी जी। असातिज़ा का जो मयार था और जो डेडिकेशन थी। तो आज भी मैं सोचता हूँ कि उस जैसे उस्ताद मैंने सिर्फ किताबों में पढ़े हैं, देखे नहीं कभी। तो क्या बड़ा आदमी बनने के लिए क्रेडिट कॉलेज जाना जरूरी होता है? कैडेट कॉलेज जाना ज़रूरी नहीं होता, मगर ज़िंदगी के जो बहुत सारे चैलेंजेस जो आपको बाद में फेस करने को मिलते हैं, उसकी एक अच्छी तैयारी हो जाती है। कोई राइवलरी पाई जाती है क्रेडिट कॉलेज हसनदार और क्रेडिट कॉलेज पटारों में? नहीं, अच्छा, नहीं ऐसी नहीं है राइवलरी नहीं पाई जाती। और वो मुकाबला? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मतलब अच्छा वो कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल के जो तमाम ग्रेजुएट्स हैं और ज़्यादातर जो नॉन ग्रेजुएट्स हैं, सिर्फ इसमें मुत्तफ़िक़ हैं कि दोनों का कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन क्यों इसका? इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल, जिसमें पंजाब की हुकूमत को की तारीफ़ करना चाहिए कि उसने लड़ झगड़ के कभी भी कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल में किसी किस्म का कोई कोटा आने नहीं दिया। अच्छा। और वो मेरिट पे कॉलेज चला आज तक, अल्हम्दुलिल्लाह। वो मेरिट पे नो कॉलेज, कोटा? नो कोटा, नथिंग। मैं कराची वाला था, मतलब मैं भी वही फीस देता था जो पंजाब के लड़के देते थे। और आपको मैं ये भी बात बताऊं कि जो कि कई दफ़ा, मतलब जो खैर इस मौजू से हट के हो जाएगी, मगर कई कई चीज़ें जो कि बाकी सूबे के लोग शिकायत करते हैं कि पंजाब ने तरक्की ये की,
मेरे ज़माने में जो हसन अब्दाल में टीचर थे उनमें 90% जो इस्तिज़ा थे वो उर्दू स्पीकिंग थे, अच्छा, और 90% जो तलबा थे वो यानी पंजाब के। तलबा और इस्तिज़ा नहीं, दोनों मेरिट पे थे। तलबा 90% पंजाब के थे हाँ, और वो मेरिट पे आए थे। हाँ मेरिट पे, और पंजाब में मेरिट अच्छा है हाँ, ऐसी बात है, हाँ। और 90% इस्तिज़ा जो थे वो उर्दू स्पीकिंग थे हम्म, और वो मेरिट पे थे उस्ताद। तो पंजाब ने टीचर की सिलेक्शन में किसी किस्म का कोई कोटा नहीं रखा, बेहतरीन इस्तिज़ा हायर करके अपने बच्चों को बढ़ा दिया। नहीं मतलब मैंने सिर्फ इसलिए पूछा था पटारो और हसन अब्दाल का कंपैरिजन, कि अगर मैं गलती पर नहीं तो पटारो में तो अगर कोई छोड़ के भाग जाए तो सदर पाकिस्तान लग जाता है। अब ये मुझे पता नहीं कि छोड़ के भागने पे लगता है कि निकाले जाने पे लगता है, मगर 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 बंदा तो सदर पाकिस्तान बन जाता है ना। हाँ, मगर यानी कि ये है कि हसन अब्दाल में जो है मेरिट का जो है एक हमेशा से बहुत वो रहा, और जो हसन अब्दाल के ग्रेजुएट्स हैं वो भी इसको जेलसली इसको डिफेंड करते हैं कि चाहे कोई आपको हसन अब्दाल का ग्रेजुएट मिले हो, पठान हो, पंजाबी हो, उर्दू स्पीकिंग हो, कुछ भी हो, मगर वो इस बात पे आपसे कभी भी नहीं आर्ग्यू करेगा कि मेरिट नहीं होना चाहिए। और आपको इस पे भी कभी कोई दो राय नहीं मिलेगी कि जो हमारे टीचर थे जिन्हें ज़्यादातर जो थे वो उर्दू स्पीकिंग थे और वो लेजेंडरी टीचर्स थे, उनकी बच्चे आज भी और तलबा ऐसी इज्जत करते हैं कि जैसे आपने किताबों में पढ़ी होगी। तो इसमें अगर आपने साइंस में करना चाह रहे थे वहाँ से? मैंने जो है प्री इंजीनियरिंग में किया, मैंने प्री इंजीनियरिंग में किया, मैंने असल में आर्ट्स ली थी मगर वो आर्ट्स का सेक्शन खत्म हो गया। अच्छा, तो फिर मैंने प्री इंजीनियरिंग ले ली, क्योंकि कोई जहन में ऐसा कोई खाका नहीं था। प्री इंजीनियरिंग ले ली कि मतलब वो सिर्फ इस वजह से ली कि मेरे ख्याल था नहीं मैं बायोलॉजी नहीं पढ़ सकता, तो इस वजह से। और तो वो मैंने प्री इंजीनियरिंग ली और उसके बाद वहाँ से किया, और फिर उसके बाद जो है कराची आ गया, और कराची आके मैंने 1-2 साल मुख्तलिफ तजुर्बात किए, और फिर मैंने बीकॉम में दाखिला लिया। और उस ज़माने में मुझे वो दाखिला मिला प्रीमियर कॉलेज में जो कि नाज़िमाबाद में था, और हम रहते डिफेंस पे थे। अच्छा, तो अब्बू बहुत नाराज थे मेरे। क्लास अटेंड करते थे आप? जी मैं करता था, मैं जाता था रोज कॉलेज। अच्छा। तो मेरे वालिद बहुत नाराज थे कि मैं तो लोग गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज में भी क्लास अटेंड नहीं करते, शाम को कोचिंग सेंटर। हाँ, मैं 12 जाता था। तो वो मेरी बहन सुबह जाती थी कॉलेज, तो गाड़ी मुझे सदर में उतार देती थी 7:45 बजे, जबकि कॉलेज शुरू होता था 9 बजे। तो मैं 2K या 2D पकड़ के नाज़िमाबाद जाता था और 30 पैसे का किराया होता था। हाँ। सबसे पहला मैं कॉलेज में होता था, वहाँ पे मैं बैठ के चाय वाय पीता था, फिर क्लास शुरू होती थी वो अटेंड करता था, फिर वहां से निकलता था। तो सदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज थी कोई उस कॉलेज में? हमारे कॉलेज की क्रिकेट टीम थी, एक फुटबॉल टीम थी, मगर कोई ऐसी एक्स्ट्रा कोई डिबेट और क्विज वगैरह वो सब नहीं, कोई मतलब मगर कोई ऐसी नहीं थी। फिर वहां से निकल के आप कराची यूनिवर्सिटी गए? नहीं, वहां से निकल के मैं जो है वो बीकॉम करके मैं आईसे में गया, और वो मैं इत्तेफाकन चला गया था और आईसे में गया, और फिर मैंने 6 महीने बाद IBA में दाखिला लिया जो कि इवनिंग प्रोग्राम में था। तो मैंने दोनों साथ साथ फिर करना शुरू किया, और तो इस तरह से ये तालीमी सफ़र रहा। तो आपने ICA में FCA वगैरह कर लिया, और IBA वाली फील्ड में? IBA वाली डिग्री पूरी नहीं की, वो दरमियान में ही छोड़ दी। लेकिन फिर आप दूसरे CFA वगैरह की साइड पे चले गए? वो भी बहुत बाद में किया। वो मतलब मेरा उस ज़माने में मेरा ये ख्याल था कि आदमी के पास एक बेसिक क्वालिफिकेशन होना चाहिए जो आपको एक आइडिया दे दे, बाकी आप काम किया करें। ये बाद में वो मैंने जो 2000 में किया, मैंने कैनेडियन सिक्योरिटीज इंस्टीट्यूट की फेलोशिप की, CFA में या 2 पार्ट की, तीसरा नहीं किया, और बहुत बाद में जाके यानी कि 2019 में मैंने CPA ऑस्ट्रेलिया किया, यानी कि जब मैं बैंक का प्रेसिडेंट था तब किया। यानी अगर मैं आपसे सवाल करूं कि आप कमाई पे इतना नहीं पड़ा, बाप कमाई पे इतना नहीं पड़ा जितना पे आप कमाई पड़ा? जी बिल्कुल, बाप कमाई पे इतना नहीं पड़ा, अपनी कमाई पे ज्यादा पड़ा। ये बिल्कुल हकीकत है। सही। बल्कि जब मुझे याद है वो मैंने CPA का एग्जाम पास किया तो उसमें मेरी हाई डिस्टिंक्शन आई। अच्छा। तो मैंने अपनी बेटी को भेजी कि ये देखो मेरी हाई डिस्टिंक्शन आई, तुम्हारी तो डिस्टिंक्शन आई थी। तो बिल्कुल उस जमाने मेरी बेटी यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी, मेरा बेटा जॉब कर रहा था और मैं पढ़ रहा था। अच्छा। तो आखिरी डिग्री इस तरह से आई। वैसे अच्छा लगता है मतलब कि नौकरी, एक बैंक का प्रेसिडेंट हो और घर में बैठा पढ़ रहा हो। वो असल में टाइम होता नहीं था। हाँ। तो मैं तो कोई 15-15, 20-20 मिनट भी मिले तो पढ़ लेता था। मतलब मैं समझता हूँ कि ये तालीम से सिलसिला बरकरार रखने थोड़ी सी जवानी लौटनी आती है, लड़का नहीं फील करता। ये जरूर फायदा होता है कि आपकी कंसंट्रेशन बहुत इम्प्रूव कर जाती है। सही बात। और मुझे एक्चुअली जो उस जमाने में मैंने पढ़ा उसके फौरन बाद मुझे ना, जो मैंने बैंक छोड़ा उसके बाद मुझे बहुत फायदा हुआ, क्योंकि मैंने 1.5-2 साल अब जो मैं काम कर रहा हूँ उससे मैंने रिसर्च की,
और उसमें मैंने ऐसी चीज़ें पढ़ी कि जो कि मुझे नहीं पसंद थी, कि जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी, तो इस तरह की चीज़ें मुझे पढ़ने को जो पढ़ा, इंटर साइंस में इतना मजा नहीं आया था जो आपको? इंटर साइंस में नहीं पढ़ने को, मैं ये नहीं कि किसी ना किसी तरह पढ़ लिया था, पता नहीं कैसे पास भी हो गए थे, मगर अब जाके पढ़ा तो अब ज़रा यानी कि वो समझ के पढ़ा, देखा कि उसकी कमर्शियल एप्लीकेशन क्या है, किस तरह का है। ये जो तालीमी सफर में आपको ज्यादा मजा कहाँ पे आया? मुख्तलिफ है। देखें, मुझे अगर मैं बोलूँ कि मुझे हसन अब्दाल में बहुत मज़ा आया, क्योंकि हसन अब्दाल में एक तालीम का ना एक माहौल था, और साथ साथ में एक मतलब वो सिर्फ ये नहीं था कि आप पढ़ रहे हों, आपके पास एक एक्स्ट्रा करिकुलर पे बहुत एम्फेसिस था, तकरीरों पे, इम्प्रॉम्प्टू स्पीच पे, आर्टिकल लिखने पे, अच्छा। हॉबीज़ पे, और खेल में, स्पोर्ट्स में, और इस तरह की चीज़ों में बहुत वो था। फिर लड़के बड़े पढ़े लिखे थे, हम 4 दोस्त थे जो कमरे में रहा करते थे एक रूम में, और माशाल्लाह उनमें से हम 3 जो थे वो कम से कम एक प्रेप में कुछ और पढ़ते थे। अच्छा। यानी कि छुपा हुआ के ना, कि कोई नॉवल पढ़ रहा है, कोई कुछ पढ़ रहा है। तो अब माशाल्लाह चारों जो हैं, इतनी खुशी होती है। मेरे अलावा जो 3 हैं, एक मेरा साथी वकास जो है वो साइकियाट्रिस्ट है यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर में, बल्कि कंसल्टेंट है पूरा। एक और मेरा साथी मजहर, वो ऑस्ट्रेलिया में डॉक्टर है एंड वेरी वेल रिस्पेक्टेड प्रैक्टिशनर, मेरा वो टेली डॉक्टर भी है। अच्छा। और एक और मेरा साथी है शाहिद मसूद, वो साइकियाट्रिस्ट है शिकागो में। तो माशाल्लाह यानी कि सब उन्होंने पढ़ा और आगे गए ज़िंदगी में। लेकिन बिल्कुल साहब, मेरे ज़हन में था कि जो आदमी जाता है कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल, तो वो ख्वाब लेके जाता है फौज में जाने का, ऐसी बात नहीं थी? नहीं नहीं नहीं, हमारे ज़माने में माहौल बिल्कुल बदल चुका था, हमसे पहले भी, कि लड़के प्रोफेशनल एजुकेशन में जाते थे। यानी कि मेरे साथियों में मेरे ख्याल से कोई 60 या 62 डॉक्टर बने। ये किस सन में आप रहे? मैंने 1980 में किया था। और बाकी इंजीनियरिंग साइड पे गए, सिविल सर्विस में गए, और फौज में तो मेरे ख्याल से कोई इस तरह से कि जैसे आर्टिलरी या मुमकिन इन्फेंट्री। है जो लोग 65 से पहले जाते हों उनमें फैंटेसी है फौज जाने की, लेकिन 71 के बाद जो लोग गए उनमें फौज जाने की फैंटेसी उनमें थी। हमारे हसन अब्दाल से लड़के जाते थे आर्म फोर्सेस में, मेरे साथियों में मेरे ख्याल से 14 या 15 गए आर्मी मेडिकल कॉलेज में गए, मगर यानी कि प्रोफेशनली गए। मगर वो ये नहीं था कि आप जो फाइटिंग आर्म्स उनमें जा रहे हैं, ये जा रहे हैं, प्रोफेशनल करके। मेरा बहुत अच्छा गहरा दोस्त शाहिद, वो एरोनॉटिकल इंजीनियर बना, फौज में गया था। अच्छा। मगर वो एरोनॉटिकल इंजीनियर बना, 14-15 दोस्त मेरे डॉक्टर बने। तो ये चीजें हुई, मगर ये प्रोफेशनल आर्म्स में गए ये। तो वो जो था फाइटिंग आर्म्स में जाने वाला ट्रेंड, वो मैं जब तक पहुंचा तो खत्म हो चुका था। और जो आपकी एकेडमिक लाइफ थी उसका जो कुछ आपके बच्चों पे भी आया असर आगे चल के? बच्चों ने अपनी अपनी मर्जी की चीज़ें परस्यू की, और उन्होंने मतलब मेरा बहुत शौक था कि मेरा बेटा जो है वो हसन अब्दाल जाए, मगर वो इत्तेफाक से वो नहीं हो सका। और उसके बाद फिर उसने उसने जो है वो अब एक्चुअल साइंसेस पढ़ी, और फिर उसने उसमें अपना डाटा में उसने स्पेशलाइज कर लिया, तो वो अपनी एक लाइन पर है। मगर मतलब ये ज़रूर है कि उसने अपना मास्टर्स जो है वो प्रोफेशनल करियर शुरू करने के बाद किया, लेकिन अब्बा के पैसे से नहीं किया। और जो बेटी है उसने भी जो है वो अपनी मर्जी से उसने लाइनें चूज की, और उसमें माशाल्लाह शी डिड वेल। वैसे अगले हिस्से में इंशाल्लाह आपके करियर की बातें होंगी। डाटा का तो आपको भी काफी हुआ है। मुझे शौक था, है। मगर वो एक होता है कि शौक होना, और एक होता है कि प्रोफेशनली उसको परस्यू करना। तो मेरा शौक ही असल में शौक अगर है तो सब बता दीजिए। मैं अक्सर कंफ्यूज रहता हूँ। वो हिंदुस्तान के एक वजीर का मैंने पढ़ा था कि डाटा क्लाउड पे तो होता है, लेकिन अगर बारिश हुई तो सारा डाटा जाएगा। जी, ऐसा होता है। और तो वो होता है, मतलब यानी कि वो ये जरूर है कि डाटा में मजा बड़ा आता है, कि खासतौर से अगर आपने अकाउंटिंग वगैरह पढ़ी हो, तो आपकी तबीयत में होता है कि आप हर चीज को क्वांटिफाई करने की कोशिश करते हैं। ये दिलचस्पी जरूर है मुझे। तो आप क्या समझते हैं कि तालीम का सफर आपका खत्म हो गया या लहद तक चलेगा? नहीं, तालीमी सफर जारी है। मैं अभी बल्कि एक कोर्स में एनरोल कर रहा हूँ अपने आप को, मैंने किया हुआ है, बल्कि वो थोड़ा सा कुछ शुरू करने में, कि मैं एक मास्टर्स डिग्री कर रहा हूँ फ्लेवर्स में। फ्लेवर्स में ये समझ नहीं बात है। ये जो है, जो फ्लेवर है ना, ये एक साइंस है, और जो फ्लेवरिस्ट होता है वो एक प्रोफेशन है, और पाकिस्तान में कोई ट्रेंड फ्लेवरिस्ट नहीं है। तो मैंने मतलब हम सिर्फ एडिबल की बात कर रहे हैं या लोगों की तरह से तहरीर के फ्लेवर? नहीं, जो हम एडिबल की बात कर रहे हैं। अच्छा। तो
जो फ्लेवर बनाना होता है या फ्लेवर को डेवलप करना होता है, दैट्स अ साइंस। तो हमारे पास लेकिन इंटर साइंस में तो केमिस्ट्री आपको अच्छी लगती नहीं थी? नहीं, मैंने आपको बताया ना कि वो मैंने बाद में पढ़ी फिर जाके। अच्छा। मैंने कई ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे अच्छी नहीं लगती थी, मुझे बाद में हाँ। पढ़ना पड़ी। तो मैं उस पर अब कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह मैं ख्याल से पाकिस्तान का पहला क्वालिफाइड फ्लेवरिस्ट बनूंगा। जबरदस्त। फिर तो आपकी चाय पीनी पड़ेगी। जी जी बिल्कुल, आपको चाय पीनी पड़ेगी। तो क्या आप इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि तालीम और डिग्री दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, बिल्कुल। और डिग्री के हासिल होने के बाद भी तालीम का सफ़र ख़त्म नहीं होता? मैं असल में इस बात का बहुत बड़ा जिसे कहना चाहिए कि मुद्दई हूँ कि प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जो एक होती है टेक्निकल एजुकेशन और एक होती है एजुकेशन, वो दोनों अलग अलग हैं। जी जी जी। तो यानी कि टेक्निकल एजुकेशन में आप कुछ भी पढ़ते रहें, वहाँ पढ़ते रहें, मगर जो आपकी तालीम और तरबियत है वो उससे हट के पढ़ने से आती है। तो टेक्निकल एजुकेशन मेरा प्रोफेशनल इंटरेस्ट है, वो मैं पढ़ता रहूँगा। जैसे मैंने आपको फ्लेवरिस्ट को बताया कि मैं पढ़ रहा हूँ, वो मेरा टेक्निकल इंटरेस्ट है, मगर जो मेरा जो दूसरे इंटरेस्ट हैं वो अपनी नॉलेज के इसके उसके वो साइड में होंगे। इन दो किस्सों से जिस नतीजे में पहुंचा हूँ वो ये कि जो हमारे नौजवानों को भी मालूम होना चाहिए कि वो कभी इस बात पे इत्मीनान करके ना बैठ जाएं कि अब मेरे पास तो IBA की डिग्री आ गई, दैट्स इट, अब मेरा काफ़ी, अब वो मेरा जोर सिर्फ एक्सपीरियंस के ऊपर है ये। जी। लेकिन इल्म का सफ़र तो जारी रहता है, चाहे आदमी टीचर हो, चाहे बैंकर हो, चाहे कोई भी इल्म हो। का सफ़र जारी रहता है, वो ज़रूरी नहीं है कि वो डिग्री वाला हो। हाँ। आप अपनी ट्रेनिंग कोर्सेज करके, आप मुख्तलिफ चीज़ें करके आप अपने आप को हमेशा अपग्रेड कर रहे होते हैं। जी। तो आपसे जो गुफ्तगू का जो मकसद है वो यही है कि जो कामयाब लोगों की जो ज़िंदगी कामयाबी है तो उसको थोड़ा सा एक मैसेज देना यंगर जनरेशन को, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि लोग समझते हैं कि जिस लम्हे उनको नौकरी मिल गई तो अब उनका काम सिर्फ शादी करना, बच्चे को पैदा करना, घूमना फिरना है, और इल्म से ऐसा नहीं है। बल्कि एक मैं और बात की भी जी प्लीज। का जिक्र करूं कि बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि हम फला हमारा इंटरेस्ट ये है तो हम उसमें करियर परस्यू करेंगे। तो इंटरेस्ट होना एक बहुत अच्छी चीज़ है, मगर ज़रूरी नहीं है कि जो आपका इंटरेस्ट हो वो एक वायबल करियर भी हो। तो दोनों अलग चीज़ें हो सकती हैं। तो आप अपना इंटरेस्ट ज़रूर परस्यू करें, मगर आप ज़रूरी नहीं है कि आप अपने इंटरेस्ट को करियर भी बनाएं। तो अब जैसे किसी को मिसाल के तौर पे शौक़ है कि नीम के दरख्तों का, तो कि वो नीम के दरख्तों पे देखे उसकी वैरायटीज़ को ये वो, मगर ये ज़रूरी नहीं है कि वो नीम के दरख्त उसके करियर भी बन जाए, कि वो नीम के दरख्त की एक नर्सरी बना के बैठ जाए। अच्छा, आपने बिल्कुल एक नया डायमेंशन दे दी, क्योंकि मेरे जहन में ये था कि कोई आदमी अगर अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बना ले तो सारी उम्र नौकरी से बच जाता है। नहीं, आप अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बना लें तो ज़रूरी नहीं है। अच्छा। आप ज़रूर मतलब खुशकिस्मत होते हैं जिनके साथ ऐसा होता है, अक्सर के साथ नहीं होता। अक्सर के साथ नहीं तो होता। यानी कि प्रोफेशन कुछ भी हो सकता है, आपका पैशन जी अलग हो सकता है। जी 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 जी। तो और कोई ख़ास बात जो आप तालीमी सफ़र के बारे में कोई मैसेज अगर देना चाहें लोगों को, यंगस्टर को, नए बैंकर को? बैंकर को तो हम लोग बाद में आएंगे, बाद में। देखिए, जो तालीमी सफ़र है वो ये कि जो जो यानी कि जो भी आपका प्रोफेशन है उसमें चेंज की पेस बहुत तेज़ है। तो आपको मुसलसल अपने आप को अपडेट करना है, पढ़ना है, और आप हर एक आदमी के पास महीने में कुछ घंटे या नहीं तो आइडियली हफ्ते में 3-4 घंटे डेडिकेट करना चाहिए जिसमें वो अपने आप पे इन्वेस्ट कर सके और पढ़ सके। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है कि एक डिसिप्लिन आदत होना चाहिए पढ़ने की और अपग्रेड करने की। ये चीज़ें जो हैं बहुत करियर में काम आती हैं। आज मेरे ख्याल है हम इसको अभी गुफ्तगू यहीं पे रोकते हैं, और बड़ी दिलचस्प बातें रही, लेकिन मसला ये है कि आपसे तो और बहुत सारी अहम बातें करनी है आपके करियर के बारे में। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात करते हैं तीसरी किस्म में। तो तीसरी किस्म में तो हम पहुंच गए हैं और आपके तालीमी सफ़र में भी काफ़ी बातें हो गई हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी सी तशनगी रहेगी अगर अपने कराची में जो तालीमी सफ़र था उसके बारे में बता दें। ज़रूर। मैं असल में इसमें आपसे, बल्कि मैं चाहता भी था कि इस पर थोड़ी बात की जाए कि जब मैं कराची आया, और मैं तो इंटर करके आया था और ये पहली बार थी कि जब मैं कराची में पढ़ रहा था, तो कराची में जो तजुर्बा था पढ़ने का वो बिल्कुल मुख्तलिफ था। अच्छा। एक तो ये था कि कराची में एक कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल में फिर भी एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट था कि एक ख़ास स्टैंडर्ड के बच्चे थे जो कि, तो आप कराची में ये जब मैं आया और मैं गवर्नमेंट प्रीमियर कॉलेज गया, गए भी सी प्रीमियर कॉलेज। हाँ, तो वो हर किस्म के लड़के थे, और वो खूब पॉलिटिकली एक्टिव थे,
जी हाँ। और सड़क तलबा तहरीक भी काफी तलबा तहरीक भी थी, एमक्यूएम भी बन रही थी, जी हाँ। तो उनसे इंटरेक्ट करके ना एक और डिफरेंट क्लास के और लड़के डिफरेंट होते क्लास थे। के भी लड़के थे, हाँ। डिफरेंट इंटरेस्ट थे उस उनके। जमाने में तो यूनिवर्सिटी के अंदर हवाई चप्पल वाले लोग भी पाए जी जाते जी थे। जी, अच्छा ये भी था कि मैं तो कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि मैं चप्पल पहन के क्लास में चला जाऊं, क्योंकि मुझे वो हसन अब्दाल की आदत थी, वो अब भी है, हाँ। मगर वो लड़के आते थे चप्पल पहन के, और किसी का मुंह धुला है, किसी का नहीं धुला, तो हमें बिल्कुल आदत थी कि सुबह नहाएंगे और उसके बाद कॉलेज पहुंचेंगे। तो एक तो वो रहा बीकॉम के ज़माने में, मगर जब मैं आईसी में गया पढ़ने के लिए तो वो एक मेरे लिए बिल्कुल ही टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस था। आईसी में किस सन से किस सन तक मैं 1984 में गया था, और उसमें जो लड़के आए कराची के, तो अब वो ये थे कि ये मेरे देखिए ये 1984 का ज़माना है, तो उसमें ये था कि 71 अंसारी साहब मरूद जिंदा थे जमाने में। अंसारी साहब जा चुके थे, अंसार नहीं, अंसारी साहब का इंतकाल हो चुका था, सफजारी साहब थे। सफदर से। तो उसमें कई लड़के थे जो उन फैमिलीज के थे जो 71 के बाद अपने आप को रीबिल्ड कर रही थी। तो मेरा एक बहुत पहला दोस्त जो बना उस ज़माने में, वो मुस्तफ़ीज़ तारा था। ये लोग ईस्ट पाकिस्तान से आए थे, और मुस्तफ़ीज़ के वालिद का इंतकाल हो गया फिर, और इनका बड़े भाई काम कर रहे थे, और ये पढ़ रहा था, ये सबसे छोटा था। तो और मेरे इस तरह के बड़े दोस्त बने। मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त बना रिजवान, अब वो कनाडा में है, और उसके भी वालिद का इंतकाल हो गया था, और रिजवान ट्यूशन्स भी करता था और अपने आप को पढ़ा भी रहा था, और अपने छोटे भाई को भी पढ़ा रहा था। तो मेरा एक और दोस्त है, वो माशा अब भी खैर वो मतलब चंद उनमें है जो कराची में रह के, फजल, अब वो अमरेली का चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है। तो फजल की फैमिली हैदराबाद में रहती थी, फजल कराची में रहता था कभी, और हम सब दोस्तों के पास रहता था, और वो भी कुछ ट्यूशन करता था, कुछ ये करता था, अपने आप को पढ़ा रहा था। तो इसमें जो मैंने चीज़ देखी, एक और दोस्त था जुल्फ़ी, उसकी फैमिली भी ईस्ट पाकिस्तान से यहाँ पे आई थी, और उसकी वालदा का इंतकाल हो गया, और वो तो जुल्फ़ी भी सीए कर रहा था और अपने आप को जॉब भी कर रहा है, पढ़ भी रहा है, ये वो। तो नदीम ज़ुबैरी था, उसके वालिद का उसका इंतकाल हो गया था, वो अपने आप को एक करियर परस्यू कर रहा था। हमारे एक और दोस्त आसिफ अंसारी साहब, वो इस्लामाबाद से कराची आए थे, वो बिल्कुल टेंशन ही नहीं लेते थे किसी चीज़ के बारे में। तो ये चंद नाम हैं, और ये इसलिए है मैंने सिर्फ बोला कि ये लोग जो थे सब कुछ ना कुछ करके अपने आप को यानी कि पढ़ भी रहे थे, पढ़ा भी रहे थे, और अपने आप को ना एक करियर भी परस्यू कर रहे थे। मेरा एक दोस्त था अनवर, वो भी पढ़ाता था, और मुहिउद्दीन वो भी पढ़ाता था, और था दो मेरे शेख बरादरान दोस्त थे, अनवर और अख्तर, ये लोग भी इसी तरह के थे। तो हम सब में एक माहौल, जो मैंने यहाँ पे चीज़ लर्न की कि ये जो कराची के लड़के थे, या उनसे अब जो मेरी इंटरेक्शन हुई, तो ये रिलेटिवली माइल्ड टेम्पर्ड थे, जो कि मैंने हसन अब्दाल में देखे। In many ways they were more hard working, they were more career oriented, focused. हसन अब्दाल में तो ये था कि once in हसन अब्दाल everything was fine, यानी कि मतलब बैरिंग अ डिबेकल आप डॉक्टर बनेंगे या इंजीनियर बनेंगे। यहाँ पे ये नहीं था, इनको तो दोबारा सही वो करना था। तो इनसे मुझे ना मतलब मुझ में एक नई चीज़ भी पैदा हुई कि किस तरह से एडवर्सिटी में भी आदमी जो है वो अपने आप को री इंजीनियर करके पढ़ सकता है। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था, जो मेरे करियर में बहुत काम आया, लोगों को परखने में, देखने में, उनको सेलेक्ट करने में, ये बहुत बड़ी चीज़ थी जो काम आई, और यही लोग मेरे चल के ज़िंदगी में बेहतरीन दोस्त भी बने। जी, आपने जो दो बातें इससे निकलती हैं जहन में, आपने जिक्र किया कि जब आयशा में पढ़ते थे तो आप साथ एक लड़का था जो कि हैदराबाद से आता था, ये हैदराबाद में रहता था वो, हाँ। आता था यहाँ पे? नहीं, हैदराबाद में खानदान रहता था। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ क्योंकि मुझे याद है कि ज़माने में आईसी में मुझे भी पढ़ाने का इत्तेफाक हुआ था लॉ का। हाँ। तो मेरी क्लास में 3 लड़कों का एक ग्रुप आता था जो हमेशा लेट आता था ये, तो उनसे कई बार कहा भी मैंने, तो मालूम है कि वो डेली हैदराबाद से आते थे, क्लास अटेंड करते फिर जाते थे, और मुझसे एक फिर बाद में मीज़ान बैंक में जाके वो एरिया मैनेजर वगैरह लग गया। ICMA और काफ़ी हद तक ICAP, ये मेरे ख्याल है मिडिल क्लास की आखिरी उम्मीद थी कि जहाँ पे एक आदमी क्लास जंप कर सकता था, कि मेहनत उसने की तो उसका पास्ट क्या था। मेरे काफ़ी ऐसे स्टूडेंट थे जिनका पास्ट बहुत ही एक हम्बल किस्म का था ये, लेकिन जब उन्होंने ICMA कर लिया या ICAP कर लिया उन्होंने, उसके बाद से एक डिफरेंट क्लास का फील हो गया। मेरा आपसे सवाल ये है, आपके ख्याल में जो प्रोफेशनल्स यहाँ से जिन लोगों के करियर बने ICAP में भी और ICMA में भी है, जब वो आए हैं काउंसिल्स में, तो इन्होंने कोई महंगा नहीं कर दिया इसको? शायद मेरे बाद हुआ हो, मैं ICMA का 3 साल प्रेसिडेंट भी रहा, 2009 से 2011 तक, तो हमने तो कभी नहीं किया। हमने बल्कि कोशिश भी की कि फीस जो है वो उसको एक मुनासिब हद तक रखा जाए, बल्कि
मेरे ज़माने तक जो एजुकेशन थी वो लॉस मेकिंग एक्टिविटी थी, जी बिल्कुल ऐसे ही होता है। लॉस मेकिंग एक्टिविटी थी। और इवन आईसीएमए जो था वो ज़्यादा चलता था अपनी इन्वेस्टमेंट इनकम से। अच्छा, ये नहीं और मालूम है। जो उसमें गवर्नमेंट की ग्रांट भी कोई नहीं थी मेरे, यानी कि जब मैं तालिब इल्म था तो गवर्नमेंट की ग्रांट बहुत बड़ी चीज़ थी। अब तो कोई गवर्नमेंट की ग्रांट ऐसी थी नहीं। और जो एजुकेशन थी वो लॉस मेकिंग एक्टिविटी थी। मैं आपको ये भी बताऊं फारूकी साहब कि आपने आई कैप और आईसीएमए का बोला, मैं आईबीए भी कहूँगा क्योंकि मैं आईबीए में भी पढ़ रहा था उस जमाने में भी। तो आईबीए में भी यानी कि मैं इवनिंग प्रोग्राम में था तो लोग जो थे वो खुद जॉब भी कर रहे हैं, साथ में पढ़ भी रहे हैं। और मुझे आईबीए का बहुत फ़ायदा हुआ क्योंकि मेरे साथ जो पढ़े लिखे लोग जो मेरी क्लास में लोग थे, कोई अमेरिका का ग्रेजुएट था, कोई कहीं का था, मैं भी उसी क्लास में था, उनका एक्सपीरियंस था, मैं तो फ्रेश बीकॉम। तो उनके साथ क्लास में रहना और उनके साथ मतलब वो खुद एक तजुर्बा था, उनके साथ असाइनमेंट करना, उनके साथ इंटरेक्ट करना, उनके साथ कॉम्पीट करना, ये बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था। अच्छा, मेरा सवाल बिल्कुल डिफरेंट है। आपके ख्याल में आज के दौर में एक लड़का जो कि बैंक में कैशियर क्लर्क है, क्या उसका बेटा बेटी क्या आईबीए कर सकते हैं, क्या आईसीएमए कर सकते हैं, क्या सीए कर सकते हैं, क्या उसके एप्टीट्यूड टेस्ट पास कर सकते हैं? इतनी मुझे देखिए, मुझे आईबीए का नहीं मालूम, हाँ। मगर आईबीए की जो मेरे ज़माने में फ़ीस थी बहुत मुनासिब थी। अब तो बहुत महंगी फ़ीस हो गई है आईबीए की, हालांकि वो पब्लिक फंडेड एजुकेशन है, मगर आईबीए की फ़ीस बहुत ज़्यादा हो चुकी है। आईसीएमए में और आईकैप में मेरे ख्याल से बिल्कुल हो सकता है अब भी, बल्कि आईकैप ने तो अपने स्टाइपेंड्स भी अब काफ़ी बेहतर करती हैं, तो जी। बिल्कुल कर सकता है। तो मेरा अपने ख्याल में सिर्फ एक आप हमारे साथ जो अच्छी जो मिसाल है वो तो लम्स की है, क्योंकि आउटरीच प्रोग्राम जो है ये जी, तो आईबीए का भी एक आउटरीच प्रोग्राम है। अच्छा। आईबीए का भी एक आउटरीच प्रोग्राम है। आईसीएमए में भी जो है, अगर कोई आदमी मतलब आईसीएमए आज भी मेरे ख्याल से इतना महंगा नहीं है और जॉब के साथ आप कर सकते हैं। और आपका वहीं पे अपनी अपनी कमाई पे आप कर सकते हैं। जी। और बहुत सारे लोगों ने मेरे सामने किया भी अपनी कमाई पे। जी 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 जी। तो आप प्रेजेंट किस संस्था थे? मैं 2009 से 2011। तो ये पीर मोहम्मद कालिया साहब और कासिम मुफ्ती साहब ये लोग मुझसे, पीर मोहम्मद सीनियर कालिया साहब और मुफ्ती साहब दोनों मुझसे बहुत सीनियर थे। सीनियर थे। हाँ कभी मुलाकात हुई आपकी उनसे? जी जी बिल्कुल। मुफ्ती साहब, जब मैं स्टूडेंट था तो मुफ्ती साहब से मुलाकात रही, और बहुत रही बल्कि। और बड़ी मुफ्ती खिदमत थी मरहूम की। बहुत, अभी हाल ही में जी हाँ, इंतकाल हुआ उनका। और मेरे वो एक रूहानी उस्ताद भी थे, मेरे हाँ बॉस भी थे, हाँ, तो उनकी बहुत खिदमत थी, न सिर्फ बहुत इसके लिए बल्कि एक इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट सेक्रेटरीज के लिए भी मुफ्ती साहब ने ही वो जी उसके लिए जी भी कराया। तो मुफ्ती साहब और इनके जो अमसर लोग थे, उन्होंने पाकिस्तान में कई इंस्टीट्यूशंस बनाए जी। ये जो वो लोग ही इदारे बनाते थे, जो इदारे बनाते थे। तो मुफ्ती साहब की बहुत बड़ी खिदमत है, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, दर्जात बुलंद करे, बहुत बड़े आदमी। अब चूंकि जिक्र निकल ही है इत्तेफाक से, तो मैं आपसे समझना कहूँगा कि मैंने मुफ्ती साहब जैसे अफसरान कम देखे। मैं बहुत ही नालायक किस्म का था तो लेकिन उनकी खास बात ये थी कि वो सबके सामने तारीफ करते थे और अकेले में कमरा बंद करके वैसी की तैसी करते थे। ये मैंने कम अफसरों में बात देखी है। मुफ्ती साहब तो बल्कि पाक कुवैत के डायरेक्टर फाइनेंस रहे बड़े अरसे में। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद फिर वो दूसरी जगह पे गए है, पहले भी था तो उसमें। लेकिन ये कि वाकई वो चाहते थे कि लोग आगे बढ़ें। लोग मतलब ऐसे लोग कम होते हैं जो पॉजिटिव आदमी थे मुफ्ती साहब, और यही पीर मोहम्मद कालिया साहब का भी है। बिल्कुल, वो तो मेरे ख्याल हयात है माशाल्लाह उनकी। मैंने मेरी बहुत अरसे से कालिया साहब से मुलाकात की। तो चले तालीमी थापला वाला साहब थे। जी 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 जी, ये तो पूरा एक ग्रुप था माशाल्लाह। लेकिन बाद में मुझे यही फील हुआ, आदम पटेल साहब हुआ करते थे, जी जी, बाद में ये फील हुआ कि जब ये लोग आगे आते चले गए तो वो जो एक मसला था कि पासिंग परसेंटेज को इतना हाई कर दिया गया, फीसों को इतना बढ़ा दिया गया कि वो फिर वो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास वाले की उम्मीद नहीं, पासिंग परसेंटेज तो बहुत ज़्यादा हो गई है। यानी कि हमारे वक्त तो पास होना बहुत बड़ी चीज़ थी, अब तो बहुत मतलब यानी कि अब तो बहुत पास होते हैं लोग। मेरे ख्याल से पासिंग परसेंटेज वगैरह में तो इम्प्रूवमेंट आई है। अच्छा अच्छा अच्छा। जो मतलब अब अफोर्डेबिलिटी वगैरह मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं बाईसीएमए के मामलात में इतना इन्वॉल्व नहीं हूँ। तो चले अब आते हैं आपके प्रैक्टिकल करियर के ऊपर। पढ़ लिख लिया, सर्टिफिकेट ले लिए, सब कुछ हो गया, तो नौकरी वोकरी कब और कैसे शुरू की आपने? नौकरी मैंने शुरू की 1989 में सिदात हैदर से, और सिदात हैदर में मैंने कंसल्टिंग में शुरू की थी जी। और उसमें हमारे सारे जो दोस्त थे आईसीएमए के, वो सब सिदात हैदर पहुंचे। हाँ, क्योंकि लाइन थी वहाँ से फिर वो अपग्रेड होकर सीए कर सकते थे। नहीं, वो भी थे, वो कुछ मेरे साथ के तो किसी ने नहीं किया। हाँ। मगर कुछ लोगों ने किया भी। किया जा। तो ये सारे कंसल्टिंग में थे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो कुछ कंप्यूटर साइट पे थे, कुछ सिस्टम साइट पे थे, तो हम सब थे वहाँ पे, और हम सब ने वहाँ से शुरू किया, और फिर 1 2 2.5 साल बाद सब इधर उधर हो गए।
तो अच्छा। मैंने भी 1-1.5 साल काम किया। फिर मैं AEG चला गया था, जो कि जर्मन मल्टीनेशनल थी, अच्छा। और उसमें मैंने 3 साल काम किया, और मेरे ख्याल से वो मेरे फॉर्मेटिव ईयर्स थे। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरे बहुत अच्छे सुपरवाइज़र थे वहाँ पे, मोहम्मद हामिद साहब, जो इत्तेफाक से ICMA के मेंबर भी थे और मैकेनिकल इंजीनियर भी हैं। और तो हामिद साहब से मैंने बहुत सीखा, बल्कि करियर के शुरू के स्टेज में आपको एक मेंटोर और टीचर की ज़रूरत होती है, तो बड़ा जरूरी होता है, तो वो मतलब कि हामिद साहब वो दोनों, काश हमारे बॉसेस मेंटोर बन जाएं। हाँ, तो हामिद साहब दोनों थे। और तो मैंने 3 साल बहुत उम्दा अच्छा वक्त गुजारा AEG में। और एज इंश्योरेंस। AEG टेलीफोनकन थी, बाद में अच्छा, AEG पाकिस्तान, जर्मन कंपनी थी, जी जी जी। स्विच गियर्स वगैरह बनाती थी। समझ गए। तो मैंने वहाँ पे काम किया, और उसके बाद फिर वो फिर मैं इनके मतलब कुछ 1-2 काम करने के बाद आई ट्रांजिशन इनटू कॉर्पोरेट फाइनेंस, जिसमें मैंने खादिम मजीद रहमान जो डेलॉयट थी उसके साथ काम किया। अच्छा, और वहां से फिर आपका फिर एक वो फिर बैंकिंग, और क्योंकि फिर एज तो बल्कि वो एक डिफरेंट चीज है। बिल्कुल, यानी कि मैंने बिल्कुल ही करियर चेंज हो गया मेरा। जी जी तो जी। मैं उस साइड पे चला गया। हम्म तो ये थी चीज, यानी कि मैंने बैंकिंग से स्टार्ट नहीं किया था, मैं बैंकिंग में बाद में बाद में आई बाद है। में बहुत किया। तो मगर बहरहाल AEG का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है मेरे करियर में। जी। और फाइनेंशियल सेक्टर में आपने स्टार्ट किया? फाइनेंशियल सेक्टर में मैंने ऑरिक्स से शुरू किया, इन्वेस्टमेंट बैंक से। और इन्वेस्टमेंट बैंक ऑरिक्स इन्वेस्टमेंट बैंक NIT भी आप शायद रहे थे? उसके बाद, हाँ, उसके बाद तो NIT ऑरिक्स इन्वेस्टमेंट बैंक में था, फिर मैं गल्फ बैंक में था, फिर मैं NIT गया, और फिर बैंक इस्लामी आया। तो NIT किस सन से किस सन तक? 2011 से 4 तक, 2001 से 4 तक। 2001 से 4 तक। जी जी। तो ये सब जमाना वो था जब के मैं ख्याल अलमीजान वगैरह भी अलमीज़ान में बन चुका था, अलमीज़ान बन चुका था। मैं उसके बल्कि अलमीज़ान के बोर्ड पे भी रहा कुछ अरसे। अलमीज़ान बन चुका था, जी जी। और ओपन एंड नहीं बना था, क्लोज्ड एंड फंड अलमीज़ान एग्जिस्ट करता जी, था। मुझे वो वक्त याद है, मैं भी इत्तेफाक से बोर्ड पे भी था उसका, हाँ, अलमीजान के, जी और हाँ, वहीं हमारी भी पहली मुलाकात हुई थी। तो अलमीज़ान के बाद उससे तो NIT के बाद फिर मैं बैंक इस्लामी का जो था वो शुरू हुआ जी। ये आया 2004 में। अच्छा, ये बात सही है कि जब आप सारा ये फाइनेंशियल सेक्टर से होते हुए, और NIT भी था और सबके था, आपका एक्सपीरियंस था, आपके पास ऑफर एक से ज्यादा थी, बैंक इस्लामी की भी थी और एक बहरीन की भी ऑफर थी? जी जी, करेक्ट? बिल्कुल आप बताइए इसको। ऐसा था कि जब मैंने बैंक इस्लामी का ऑप्शन आया, तो इत्तेफाक से ही उस ज़माने में बहरीन में एक जॉब की ऑफ़र थी, जो कि वो एक CEO ढूंढ रहे थे। अच्छा। तो मैंने उसमें अप्लाई किया, और अहमद आदिल साहब मेरे बॉस रहे थे ऑरिक्स में, आदिल भाई ने ये अपॉर्चुनिटी दी थी। और इत्तेफाक से वो जो कमेटी जो इंटरव्यू कर रही थी, उसके चेयरमैन जो थे या हेड कर रहे थे, वो DM कुरैशी साहब थे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो DM कुरैशी साहब ने, जब मैं BCom कर रहा था, तो मेरे वालिद ने कुरैशी साहब के पास ले गए थे मशवरा करने के लिए। जी जी। तो कुरैशी साहब ने सुनने के बाद सुना और कहा कर लेने दें, कोई इतनी बुरी, मतलब कोई DMI ग्रुप की कंपनी रही होगी जिसकी आपको? नहीं, ये थी इस्लामिक कैपिटल मार्केट्स, ICMG, मुझे अभी नाम भी याद है, यूँ तो फाइनेंशियल हब था बहरीन, और हमारा लिक्विडिटी की एक तो हमारा जो ज्यादा वास्ता पड़ता था वो इस्लामिक इन्वेस्टमेंट कंपनी ऑफ द गल्फ बहरीन, ICG बहरीन। नहीं, वो नहीं थी। अच्छा, तो ये तो उसमें जो है, बाद में इसके इजलाल अलवी बहुत अरसे तक CEO रहे। तो इन्होंने जो है, कुरैशी साहब उसके हेड थे, और तो कुरैशी साहब मेरे ख्याल से कर लेने दे BCom, हो सकता है कभी बड़ा हो, यानी कि प्रोफेशनली इस्लामिक फाइनेंस पे काम करते हैं, नया नया इस्लामिक फाइनेंस शुरू हो रहा था। जी जी जी। तो खैर, तो कुरैशी साहब भी थे। तो जब मैं गया तो कुरैशी साहब बड़े खुश हुए, कह रहे तुमने तो, तुम्हारे अब्बा को तो मैंने ये कहा था। तो मैंने कहा अच्छा। तो खैर, दे मेड मी एन ऑफर, और मेरे पास उसका लेटर भी है आज भी। और वो 2004 में $3 लाख की थी है, $3 लाख साल की जॉब थी। तो मैंने अपने वालिद से मशवरा किया, और उस जमाने में 1-2 और भी ऑप्शन थे। तो मैंने अपने वालिद से मशवरा किया, तो मेरे वालिद ने कहा कि भाई वहाँ पे तो कोई भी चला जाएगा, तो यहाँ पे एक नया काम है, तो ये करो, यहीं पे रहो, ये काम करो। तो मुझे भी कुछ समझ में आई कि बात तो दुरुस्त है, और जो भी बैंक इस्लामी में तनख्वाह मिल रही थी वो भी मेरी ज़रूरत से ज़्यादा है, जो है वो भी बहुत ज़्यादा है। तो मैंने खैर फिर बैंक इस्लामी को ऑप्ट किया, और वो छोड़ दिया। आपके वालिद साहब सभी साहब मरूम हो, तो यूं ही एक बड़े पैट्रियोटिक पाकिस्तानी थे। जी, तो वो मेरे ख्याल से 100 साल तक पाकिस्तान, तो वो उन्होंने मुझसे कहा भी कि यहीं पे रहो, और यहीं पे रहो, काम करो, ये करो, वो करो, यानी कि उन्होंने ज़रा इनकरेज किया। तो मैं भी ज़रा तबीयत मेरी इस तरफ, फिर मैं किसी साहब के पास उस ज़माने में
दर्स वगैरह पे भी जाता था, तो उनसे भी मैंने मशवरा किया, तो उन्होंने कहा वो भूल जाइए बहरेन, आप यहीं रहे। तो फिर मैंने जो है वो सब चीज़ें छोड़ छाड़ के बैंक इस्लामी का बीड़ा उठाया 2004 में। जी। तो ये उस वक्त की बात है। और बहरहाल मतलब मुझे इस फैसले पे कोई अफसोस नहीं है। तो आप बैंक इस्लामी आपने स्टार्ट किया 2004 में। मीज़ान अगर से पहले इन्वेस्टमेंट बैंक था, लेकिन 2002 के लगभग उसको 2001 में उसको लाइसेंस मिल गया था कमर्शियल बैंक के लिए। जी जी। तो तकरीबन 3 साल बाद आपने नहीं, बैंक इस्लामी शुरू हुआ 2006 में। अच्छा 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 अच्छा। 2004 में तो काम शुरू हुआ बैंक इस्लामी। जी जी जी। हमें लाइसेंस मिला और फिर उसके बाद बैंक ने जब तक, यानी कि 7 अप्रैल 2006 को बैंक इस्लामी ने काम शुरू किया। तो मीज़ान उस वक्त तक काफ़ी बड़ा हो चुका था, 5 साल का हेड स्टार्ट था। और मीज़ान की मेरे ख्याल से 40-50 ब्रांचें हो चुकी थी उस वक्त तक, बैंक इस्लामी जब तो शुरू हो रहा था। तो जब आपने ज्वाइन किया है बैंक इस्लामी को एज प्रेसिडेंट, क्या ये सही है कि आपने काफ़ी अर्से तक बैंक के खर्चे पे कोई गाड़ी नहीं खरीदी थी? बिल्कुल। जब मैंने 2004 से 2006 तक कोई गाड़ी नहीं थी मेरे पास बैंक की, मेरी अपनी थी। क्या वजह थी? वो ये थी कि मैंने कहा कि ज़रा देखूं कि किस तरह से हुआ जाता है। फिर ये भी था कि मुझे नहीं मालूम था कि ये मामला चलेगा नहीं चलेगा, क्या होगा। फिर भी बड़ी बात थी, लोग तो इक्विटी में सारे कर जाते हैं। हाँ, और फिर यानी कि ये भी, और आपने 2 साल तक बैंक के खर्चे पे कोई गाड़ी नहीं, मेरे पास कोई गाड़ी नहीं थी बैंक। सही। मैं जुलाई 2006 में पहली गाड़ी। और अगर मैं गलती पर नहीं हूँ तो आपने काफ़ी हद तक जो है ना, कोई आपके इरफान साहब हमारे से बड़े ताल्लुकात थे, आपका आना जाना था, तो उनसे एक चीज़ आपने जरूर सीखी है, वो कंजर्वेटिव और तंग मुट्ठी वाली अप्रोच। क्या है, सही है गलत है? तंग मुट्ठी नहीं था। और नहीं, मेरे ख्याल से होता ये है कि नॉर्मली इसमें जब इदारे आते हैं तो डे 1 के ऊपर वो करोड़ों रुपए लगा देते हैं अपनी ब्रांचेस की रिनोवेशन वगैरह के ऊपर। ये नहीं, हमने भी लगाए, मगर वो ऐसे नहीं थे कि आंख बंद कर से, मतलब ये कि रैशनल था तो यकीनन किया, यानी कि अगर वो इट वाज वर्थ इट तो किया, मगर ये नहीं किया कि वो किसी आर्किटेक्ट से आपने बोला तो हम कूद पड़े और ये किया। बल्कि हमने अपना जो पहला आर्किटेक्ट था उसको उससे जान इसीलिए छुड़ाई कि उसने कहा मैं 3000 रुपए स्क्वायर फुट से कम में हेड ऑफिस नहीं बनाऊंगा। तो मैंने कहा फिर आप बाहर जाए। ये क्या बात हुई कि तुम्हें हेड ऑफिस बनाना है, ये क्या है? तो यानी कि मैं ये जरूर कितने का बनवाया आपने? बेखास उस बार 1500-1600 का बना दिया जब बैंक इस्लामी का डॉलमन का हेड। यानी आपने बैंक का प्रेसिडेंट होते हुए बैंक के पैसे को अपने पैसे की तरह समझा? अपने पे तो मैं बहुत केयरलेस हूँ। अच्छा। अपने पैसे पे मैं आज भी बहुत केयरलेस हूँ। हाँ। मगर जो दूसरे के पैसे होते हैं ना, उससे मुझे बहुत डर लगता है। हाँ। कि उसको खर्च करना, उसका हिसाब किताब, उसका जवाब, ये सारी चीजें होती हैं। हाँ। तो मुझे जो है वो यानी कि मुझे उसकी ज़्यादा फिक्र होती है। बल्कि मेरे वालिद ने मुझे बड़ा अच्छा इसका लिटमस टेस्ट बताया था कि उन्होंने कहा था कि अगर तुम कोई कन्फ्यूजन हो तुम्हारे हिसाब किताब में कि ये बैंक का है या तुम्हारा है, तो तुम इसको इस तरह से देखा करो कि अगर तुमसे ये सवाल किया जाए कि ये किसका था तो तुम क्या जवाब दोगे। तो यानी कि जो कि मैंने कहा, आप अगर अल्लाह ताला को जवाब दे रहे हैं तो आप तो ये नहीं गोली दे सकते कि ये सर जाली रसीद ये रही। तो एक्चुअली ये होता था कि मैंने कई दफ़ा मैं कराची से कहीं बाहर गया जिसमें मैंने कोई ज़ाती काम भी किया, एंड देन आई क्वेश्चन माई सेल्फ कि व्हाई आई ट्रैवल्ड, तो डिड आई ट्रैवल फॉर बैंक और फॉर दिस फंक्शन। तो इफ द आंसर वाज दिस फंक्शन तो आई पेड फॉर द टिकट। और फिर मैंने कोई होटल का भी क्लेम नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। और अगर उसका जवाब ये आया कि ये बैंक था तो फिर मैंने मतलब बैंक से किया। तो मतलब देयर वाज नेवर एनी सच कंफ्यूजन। बल्कि अब भी जो मैं काम करता हूँ, जो कि खासा मेरा अपना भी है, मगर मैं ये डिस्टिंक्शन हमेशा रखता हूँ कि ये मेरी कंपनी का काम है, मेरा काम है। अगर मेरा काम है तो मैं दूंगा, अगर कंपनी का काम है तो कंपनी देगी, भले से मेरी क्यों ना। अच्छा, इंटरेस्टिंगली जब आपको ये बैंकिंग लाइसेंस मिल गया और किया, तो उस वक्त तक आपका करियर एज कमर्शियल बैंकर इतना ज्यादा नहीं था? मेरा 3 साल का था। हाँ, मतलब जिसे करियर लाइन कहते हैं लोग, तो 25-25 साल नहीं, वो नहीं थी, वो नहीं था आपका। और शायद यही पोजीशन जो थी वो आपसे पहले मीज़ान बैंक की भी थी कि इरफान साहब वाज अ करियर कमर्शियल बैंकर। इवन आरिफुल इस्लाम साहब भी वो एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग उस्ताद थे। तो ये अजीब सी बात है कि इस्लामिक बैंकिंग के अंदर वो लोग ज्यादा कामयाब रहे जो कमर्शियल बैंकर नहीं थे। असल में ज्यादातर इंडस्ट्रीज में ये होता है कि जब कोई बाहर से आदमी आता है वो ज्यादा इनोवेट करता है। जी 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 जी। तो आप अगर देखें तो पाकिस्तान में भी जो बहुत सक्सेसफुल बैंकिंग इंडस्ट्री में लोग आए तो बैंकर नहीं थे। जैसे इरफान साहब आए जी, आरिफ था, आरिफ ने तो इससे पहले नहीं वो MCB में इस्लामिक बैंकर थे, फैसल में इस्लामिक बैंकर नहीं थे। सही, फैसल में उसने बैंकिंग की। और
अब्बास हबीब साहब जो कि बैंक अल हबीब के थे, तो उनको भी रशीद हबीब साहब के बाद उनकी फैमिली ने चूज किया, जो कि इंडस्ट्री से आए थे। तो ये सही है बिल्कुल। वो एक अपना आदमी एक आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करता आउट है। ऑफ बॉक्स थिंकिंग करता है और चीजें जी। मुख्तलिफ सोचता है, तो बाकी ये बात दुरुस्त है। जी। और वैसे इरफान साहब को भी कहना ये था कि बजाय इसके कि कोई इस्लाम मतलब कन्वेंशनल बैंकर इस्लाम को सीखे, बेहतर है कि इसका इस्लाम का जहन हो वो बैंकिंग को सीख ले। वो बैंकिंग को सीख ले, तो जी। ये है। तो बहरहाल मतलब यानी कि इट वाज ग्रेट लर्निंग। ये 2006 के बाद शुरू में जो आपका रहा था तजर्बा, आप बैंक इस्लामी उधर मीज़ान बड़ा भाई, तो कुछ थोड़ा सा सिनर्जीज थी या एक नहीं, बहुत अच्छा रहा। बल्कि शुरू में ही मेरे ख्याल से 2007 वगैरह की बात है कि इरफान साहब ने एक दिन मुझे फ़ोन किया और कहा कि वो हसन ऐसा है कि जो हम लोग चीज़ें खरीदते हैं, कुर्सियाँ, मेज़ मैं और वही ये, कह रहा था हाँ, कि कुर्सियाँ, मेज़ और ये जी, तमाम जी। चीज़ें, मैंने आपसे कहा ना तो कि ना कंजर्वेटिव अप्रोच आपकी इरफान साहब की। नहीं, उन्होंने बड़ी अच्छी बात है। उनके हसन ये जो हम चीज़ें खरीदते हैं, कुर्सियाँ, मेज़, कंप्यूटर, ये वो, तो ना आप इसमें कुछ पैसे कमाते हैं ना मैं कमाता हूँ, तो इसमें क्या कॉन्फिडेंशियलिटी है कि हम एक दूसरे से शेयर शेयर ना ना करें। जी, तो मैंने बिल्कुल। कहा वाह, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं। मैंने कहा इरफान साहब सर आंखों पे, इससे ये नहीं कि वाकई इसमें क्या चीज़ है, हमारा कोई जाती पर्सनल तो नहीं, हाँ। जाती तो है नहीं। तो हमने आखिरी वक्त तक मीज़ान जी, बैंक से ये मेरे मुझे बड़े बड़ा अंदाज़ था बड़े आपकी बात अच्छे का। ताल्लुकात रहे हाँ। कि हम हर चीज़ शेयर करते थे। तो थोड़े दिन बाद पता लगा कि जो साहब एक ही कंपनी जो कुर्सी हमें 20,000 रुपए की बेच रही है, वो मीज़ान को 40 की बेच रही है, और जो मेज़ जो है हमें 30,000 की बेच रही है और मीज़ान को 15 की बेच रही है, तो फिर हमने एक लेवल में लेके आ एक गए। लेवल पे लेकर आ गए। बल्कि जो कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर जो कि बहुत क्रिटिकल एक डिसीजन होता है, उसमें हमने मिल के इवेलुएट किया, और हमारे यानी कि बैंक इस्लामी और मीज़ान ने मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर मिल के इवेलुएट किए। आखिर में हमने नतीजा अलग निकाला कि उन्होंने जो है वो टर्मिनोस लिया, हमने जो है वो आईमॉल लिया, यानी कि मगर इवेलुएट हमने वो किया। मेरे ख्याल से जो मीज़ान का भी जो डिसीजन था वो इस वजह से था कि टर्मिनोस की ज़्यादा इंस्टॉलेशंस थी, आईमॉल बेहतर था। वी टुक द रिस्क। मीज़ान ने जो है वो एक प्रॉपर डिसीजन लिया कि टर्मिनोस की इंस्टॉलेशन ज़्यादा है, तो उन्होंने टर्मिनोस ले लिया। तो चलिए गुफ्तगू तो माशाल्लाह भी चली भी, आपका बैंकिंग करियर स्टार्ट हुआ। मैं ख्याल तीसरी किस्त को यहीं पे रोकते हैं अभी, और फिर अगली किस्त में मजीद बातें होंगी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम चौथी अस्सलाम। किस्त में दाखिल हो गए जी। और इसमें बातें होंगी सिर्फ एक बैंकिंग सेक्टर के बारे में। आपका तजर्बा कैसा रहा? इत्तेफाक से आपको पता है कि मीर मोहम्मद साहब भी आए थे, उनसे ही मैंने सवाल ये किया था कि क्या आपको लगता नहीं है कि हमारे कमर्शियल बैंकिंग सेक्टर में ऐसे लोग काफी आ जाते हैं ऊपर जिनकी लॉयल्टीज बैंक से ज्यादा रहती है, वो मियाँ साहब और चौधरी साहब साथ होती हैं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल क्या वैसा है। यानी कि अच्छा। किसी जमाने में था जब बैंकिंग सेक्टर पब्लिक सेक्टर, बैंकिंग जो थी वो पब्लिक सेक्टर में थी, अब ऐसा नहीं है। मैं इस तरह से कह रहा हूँ कि मैं देखता हूँ कि सर कॉर्पोरेट फील्ड के अंदर के लोग आते हैं, अपने साथ डिपॉजिट लेते हैं, अपने साथ अकाउंट लेके आते हैं, 3-4 साल में बैड डेट छोड़ के किसी और जगह निकल जाते हैं। और खैर ऐसा तो हम मतलब वो मेरे ख्याल से अगर ऐसा है तो वो ओवर सिंप्लीफिकेशन होगी, कि लोग जो हैं, होता है कि आपने एक डिसीजन लिया, उसका रिजल्ट 3-4 साल बाद आता है, मगर मेरे ख्याल से ये उन लोगों के साथ जाती होगी कहना कि वो जानबूझ के उन्होंने ये हरकत की। मतलब उन्होंने अपने हिसाब से नेक नियति से एक फैसला किया होता है, जो खराब हो जाता है। और कोई भी आप फैसला करें, वो जरूरी नहीं कि दुरुस्त हो, वो खराब भी होगा। तो ऐसा है। मेरे नहीं ख्याल कि अब कोई किसी को मियाँ साहब से कोई लॉयल्टी है या चौधरी साहब से कोई लॉयल्टी है। और बैंकिंग है भी है प्राइवेट सेक्टर में, तो अब कोई यानी कि कोई फेवर देना, ये देना बहुत मुश्किल। हाँ, क्योंकि इस बहुत दौर था कि दीवान सलमान, मोहिब टेक्सटाइल, ये ऐसे 2-4 ग्रुप थे ये कि हर बैंकर उनके पीछे भागता था। जी जी। और सब ज्यादा बैड डेट के मतलब वो बदकिस्मती से वो बैड डेट हो गए, मगर ये नहीं है कि वो उन बैंकर्स की कोई नीयत खराब थी या उन बैंकर्स ने कोई फेवर लिया। मतलब मैं कहूँगा 9.9 आउट ऑफ 10 बैंकर्स ने कोई फेवर नहीं लिया होगा, बल्कि अपने करियर की कीमत पे की होगी उस पर। जी। तो चलो जरा बैंक इस्लामी के थोड़े से तजर्बात को शेयर कीजिए कि आपने कैसे इसको उठाया, कैसे प्रॉफिट। बैंक इस्लामी में मतलब मैं बहुत खुशकिस्मत था, मुझे बहुत अच्छे लोग मिले मेरे साथ काम करने वाले, और उनमें हर स्टेज पे उन्होंने मेरी बहुत खुशकिस्मती है कि वो ख़राब हालात में मौजूद रहे। अगर मैं फर्दन नाम लूँ तो शायद इतने हैं कि मैं नाम ना ले पाऊँ। फिर भी चंदे मतलब एक सबसे बड़ी चीज़ तो जो हमारे शरिया बोर्ड के चेयरमैन थे बाद में हुए, मुफ्ती इरशाद साहब। तो मुफ्ती इरशाद साहब जो है वो शरिया एडवाइज़र विद द डिफरेंस थे कि, और वो बैंक इस्लामी पहला था जिसने एक रेजिडेंट शरिया एडवाइज़र रखा था। उससे पहले रेजिडेंट शरिया एडवाइज़र नहीं होता था।
तो मुफ्ती इरशाद साहब थे, और उनके साथ साथ आपके ख्याल में मीज़ान बैंक में नहीं थे वो? नहीं, उस जमाने में रेजिडेंट शरिया एडवाइजर कहीं नहीं था, बैंक सामी पहला था। तो मुफ्ती साहब बने, और हमारा जो शरिया बोर्ड था उसमें तकवी उस्मानी साहब तो थे, मगर डॉक्टर फजलुर रहमान साहब मरहूम भी थे, जिन्होंने बहुत काम किया हुआ था इस पे, तो वो मौजूद थे। उसके बाद फिर मेरे जो प्रोफेशनल साथी थे उनमें मीज़ान सही, गौहर थे, असद थे जो कि आईटी का हेड था, शीबा थी जो कि ह्यूमन रिसोर्सेज की हेड थी, अकील सिद्दीकी साहब थे वो भी मीज़ान से आए थे, अयाज वासे थे जो कि ट्रेजरी में थे। उसके बाद मुश्तबा था, वो बाद में आया कॉर्पोरेट में और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में। साद था, साद मदनी, वो बाद में आया कॉर्पोरेट बैंकिंग में। फिर उसके बाद शुएब था, वो ट्रेजरी में आया अयाज के बाद। और फिर जाहिद जमाल साहब थे, वो बाद में आए। साजिद था, वो सीएफओ बना। फिर आमिर शमीम था, वो ट्रेजरी में बाद में आया। मुख्तलिफ जगहों से ये मुख्तलिफ जगहों से लोग आए, एक छाप नहीं थी। नहीं, सुहेल सिकंदर था, वो कहीं और से, सब मुख्तलिफ जगह। शुरू में जरा लोग ज्यादा थे, फैसल था मीज़ान से आया था, तो शुरू में लोग ज्यादा थे जो मीज़ान से आए थे, मगर बाद में आहिस्ता आहिस्ता करके जो भी है ना कि मीज़ान बाहर आप समझेंगे कि उसकी यूनिवर्सिटी एक सी है। हाँ, वो जो भी सीख के निकलते थे, जो भी पहला इंस्टीट्यूशन होता है किसी भी इंडस्ट्री में, वो एक ट्रेनिंग ग्राउंड भी होता है, कोई भी हो। तो मीज़ान था, तो इसमें बाद में नहीं रहा, तो ये चीज थी। तो ये सारे मेरे जो साथी थे ये बड़े अच्छे, बहुत उम्दा लोग थे, और मुझ में जितनी भी खामियां थी ये उसको कवर करते थे बहुत अच्छी तरह से। अच्छा। तो जाहिर है कि कोई बैंक सामी जो भी ग्रो किया उसमें इनकी कंट्रीब्यूशन के बगैर तो ये सब कुछ हो भी नहीं सकता। सही मानो आपका एक टर्न अराउंड कहाँ से है, ग्रोथ प्रॉफिटेबिलिटी? हमारा जो बड़ा टर्न अराउंड था ना वो 2008 था, जिसमें हमने बहुत बड़ी एक्सपेंशन की, 100 ब्रांचेस की। और उसमें हमारे उस जमाने में रिटेल का हेड इमरान था, तो इमरान ने और एक साइड पे मुश्तबा ने दूसरी साइड पे देखा, और हमने उसमें 36 ब्रांचों से 100 ब्रांचों में बड़ा ही ब्रेव किस्म का बोल्ड, और जबकि वो मार्केट यूं थी, तो वो जाहिर है कि वो हमने बुरे हालात में एक्सपेंशन की थी। तो उसके अगले साल हमें बहुत बड़ा, हमने लॉस भी पोस्ट किया, मगर उसके अगले साल हम प्रॉफिट में थे। तो उससे क्या हुआ कि वो बैंक इस्लामी की प्रोफाइल पूरी चेंज हो गई, और वो एक बड़ा बैंक बन के खड़ा हो गया। उससे पहले वो जरा था। दूसरा है कि हमने जो टेक्नोलॉजी में हमारी इन्वेस्टमेंट्स थी वो भी मैच्योर होना शुरू हो गई। तो हम बैंक इस्लामी ने कई नई चीजें की इंडस्ट्री में, और जो कि बाद में कई लोगों ने करने की कोशिश की मगर वो सक्सेसफुल नहीं रहे। इसमें एक हमारी बड़ी जो इनिशिएटिव था कि हमने बायोमेट्रिक में इन्वेस्ट किया था। तो वो बैंक इस्लामी का आज भी यूएसपी है कि जो उनके एटीएम है वो बायोमेट्रिक पे चलते हैं। फिर हमने ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पे हम गए। वो मेरे नहीं ख्याल पाकिस्तान में आज भी कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन है जो ओपन सोर्स पे, तो एक सक्सेस केस था पूरा। हम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पे गए। बैंक इस्लामी पहला बैंक था जिसने वॉइस डेटा केबल को एक किया, और इससे पहले वो नहीं था। और तो यानी कि टेक्नोलॉजी में बड़ा अच्छा किया मैंने, बल्कि उस जमाने में बहुत बड़ी रकम थी, $30,000 साल के। मैं फॉरेस्टर से रिसर्च खरीदा करता था, तो और हम पढ़ते भी थे। तो असद मेरा जो आईटी हेड है, वो हमने ये काम किया, तो उससे हमें नई चीजें करने को मिली, सीखने को मिली। हमने जो अपना नेटवर्क की एक्सपेंशन की वो बिल्कुल नॉन ट्रेडिशनल थी। बैंक वही है, कराची में खोलते रहते थे ये वो। हमने कोशिश की कि कराची में भी ना वो जो टिपिकल माइंडसेट है उसको ना फॉलो करें। इनफैक्ट जब हम नॉर्थ नाज़िमाबाद में ब्रांच खोलने का सोच रहे थे, तो मुझे लोगों ने कहा कि जो 5 स्टार चौरंगी है उससे पहले ही ब्रांच खुलती है। मैंने कहा उसके बाद क्यों नहीं खुलती? क्या लगा उसके बाद कोई है ही नहीं। तो मैंने कहा यही तो रीजन है कि उधर खोलो जाके। तो हमने ब्लॉक एल में ब्रांच खोली, और वो बैंक इस्लामी के नेटवर्क की सबसे बड़ी ब्रांच हो गई, जो कि ब्लॉक एल की नॉर्थ नाज़िमाबाद की ब्रांच है। उसके जो मालिक मकान है, प्रॉपर्टी के ओनर है, उनसे आज भी मेरे बहुत उम्दा ताल्लुकात हैं, फारूक भाई और उनका बेटा रेहान। इसी तरह से हमने कराची में नई बफर जोन में गए, ये किया, और गुलशन मेमार में भी उस जमाने में ब्रांच खोली। इसका मैं थोड़ा सा आपको यही पे कहूंगा कि गुलशन मेमार से मिलेंगे। आपने वो बोल्ड डिसीजन उस वक्त लिया था जब हम लोगों ने, मैंने बताता खुद मैंने भी बहुत सारे बैंकों में पर्सनल लॉबिंग की थी ये। और मैं आपको इसकी ना दिलचस्प वाकया सुनाता हूँ। मैंने आपको शायद बताया कि हाफिज सादिक हुसैन साहब मेरे वालिद के साथी थे यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा में। तो मरूम मजहर, सेनेटर मजहर साहब ने मुझे गालिबन 1999 में बुलाया। मैं उस वक्त गल्फ बैंक में था जी, कि लॉबी करने के लिए कि मेमार में खोलो जी। तो वो हमारे जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने कहा तुम जाके देख लो। तो मैं गया, मैं आया, और उन्होंने मुझे मेमार दिखाया,
और वो मैंने पहली बार देखा था, मुझे बड़ा पसंद आया। उस जमाने में मेमार के लोग जो हैं वो यूसुफ प्लाजा में ब्रांच थी, वहाँ पे जाया करते थे। उस जमाने में बहरहाल माहौल नहीं था, हमारे अपने बैंक में ये डिबेट हो रहा था कि नॉर्थ नासाबाद में ब्रांच खोलनी चाहिए कि नहीं खोलनी चाहिए। तो खैर नहीं खुली। तो 2004 में बैंक इस्लामी, यानी कि बैंक इस्लामी, 2006 में बैंक इस्लामी शुरू हो गया। तो जो 2007 में हम एक्सपेंशन कर रहे थे, तो यानी कि 8 साल बाद मैं दोबारा मेमार आया जी। तो मैंने जी, देखा, तो मैं बड़ा खुश हुआ कि यहाँ पे फिर कोई ब्रांच नहीं थी। तो मैंने अपनी ब्रांच के एक्सपेंशन प्लान में वो डाला और मैंने एक ब्रोकर हायर किया और जो बेहतरीन प्रॉपर्टी थी गुलशन मेमार की वो खरीदी अपनी कीमत, और अगर मुझे दुरुस्त याद है तो गलबन 22 मिलियन की थी। और उसके बाद हमने बड़ी 4-4.5 हजार स्क्वायर फुट पे एक ब्रांच खोली, जो कि पहली ही ब्रांच थी किसी भी बैंक की गुलशन मेमार में। जी, मैं फिर आपको याद दिला दूं कि उससे पहले सिर्फ एक नेशनल बैंक का छोटा बूथ था। अच्छा, मैंने बहुत सी जगहों पे बड़ी कोशिश की थी, इंक्लूडिंग मीज़ान बैंक, और वहाँ से जो ब्रांच एक्सपेंशन के हिसाब आए थे उनसे मैंने मुलाकात भी करी। और जहाँ पे आप बैंक अल हबीब देख रहे हैं, उसके मालिकान ने 50,000 रुपये महीना पे वो जगह देने की ऑफर की थी उनको। उनका ये बहुत महंगी है और मीज़ान बैंक की हिम्मत भी पड़ी थी यहाँ पे आने की है। जी, तो मैंने 22 मिलियन की जगह खरीदी और मैंने ब्रांच खोली, और उसके 2 साल बाद 11 बैंक गुलशन मेमार में थे। जी, अब तो मैं खाली शायद ही कोई रह गया होगा। हाँ, तो वो यूबीएल भी आ गया है। तो इसी तरह से बलूचिस्तान में जो हमने नेटवर्क एक्सपेंशन किया, तो मुस्लिम बाग जहाँ पे हम रहे थे, मैंने वहाँ पे ब्रांच खोलने का इरादा किया। तो जो नेशनल बैंक का मैनेजर था वो हमारा जानने वाला ही था। उसने कहा, हसन भाई यहाँ पे तो कोई काम ही नहीं है, दोपहर के वक्त मैं भी बैंक बंद कर देता हूँ। तो मैंने कहा यही तो वजह है। हाँ, और एमसीबी बंद होके जा चुका था। सही। तो मैं पहला था कि मैंने मुस्लिम बाग में ब्रांच खोली, फिर मैंने ना सिर्फ मुस्लिम बाग में खोली, पिशीन में खोली, उसके बाद किला सैफुल्लाह में खोली और लोरालाई में खोली, और तो उसमें बोस्तान में खोली। तो हुआ क्या कि इन्होंने एक हमारे जाने वाला था खानोज़ई को सुल्तान, तो उसने मुझसे, मैंने उसको बताया कि मैं ब्रांच खोलूंगा और उसमें ना एटीएम भी लगा होगा। उसने कहा, हसन भाई तो मजाक कर रहे हो मुझसे। तो मैंने बहरहाल पिशीन में पहला कोई बैंक जिसने एटीएम लगाया वो बैंक इस्लामी था। तो ये वी डिड इट इन 2008। तो उस वक्त तक तो कोई किसी लोगों को पता ही नहीं था मुस्लिम बाग। क्या ये मेरा कहना सही होगा, सोचना सही होगा कि जहां तक बलूचिस्तान का मामला है, इस्लामी बैंकों में पहले बैंक इस्लामी आता था और दूसरे उसको देख के आते थे। जी जी, 100% दुरुस्त है। बैंक इस्लामी ने सबसे बड़ी एक्सपेंशन की, हम सबसे बड़ा प्राइवेट नेटवर्क बन गए, यानी कि जो नए न्यू प्राइवेट बैंक थे उनमें हमारी ब्रांचेस सबसे ज्यादा डिपॉजिट देती थी। हमने बैंकर्स की पूरी जनरेशन ट्रेन कर दी जो बाकी बैंकों में गए। जी। अब मुस्लिम बाग में हर आदमी जो है वो मुंह उठा के चला जाता है बगैर सोचे समझे, बगैर के वहां पे कोई बैंक उसमें अपॉर्चुनिटी है भी नहीं। मगर मैं सबको याद दिलाऊंगा कि 2008 में बैंक इस्लामी मुस्लिम बाग गया था। जी। और उस वक्त तक जो है चमन में भी, यानी कि चमन में भी हम गए, लोग डरते थे, हम गए, हमें बहुत कंफर्ट था कि हमारे पास बायोमेट्रिक है। हमने ब्रांच खोली, लोग ट्रेन किए, और माशाल्लाह मतलब आज भी वो तमाम ब्रांचें चल रही हैं। और सबसे अच्छी मुझे खुशी इस बात की होती है कि मुकामी लोगों की ना कई नस्लें ट्रेन हो गई बैंकिंग में। जी 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 जी। मेरा अंदाजा ये था कि बाकी सूबों में तो मुमकिन है आप दूसरों की ब्रांचेस देख कर गए होंगे। नहीं, हमने बाकी सूबों में भी हमने जो काम किए वो किसी ने नहीं किए। नॉर्दर्न एरियाज में हम पहले से जो गए। अच्छा। तो मैंने, यानी कि एबटाबाद तक तो लोग डर वर के किसी तरह, हमने वाह कैंट में ब्रांच खोली। हाँ। वाह कैंट में बैंक इस्लामी अल-फलाह के बाद पहला बैंक था। अच्छा। तो मैंने इन्हीं के टेक्सला में खोली, वाह कैंट में खोली, उसके बाद हरीपुर में खोली, फिर एबटाबाद में खोली, फिर बालाकोट में खोली, और आखिर में नारायण में खोली। अच्छा। नारायण में पहला बैंक था नेशनल बैंक। हमारा एटीएम बल्कि बड़े अरसे तक पाकिस्तान में जो बैंक इस्लामी के एटीएम से चलने वाला नेटवर्क नारायण का होता था। सही। और उसके बाद फिर वो क्रॉस करके बाबू सर टॉप चिलास में खोली, और उसके बाद फिर जाके खोली गिलगित में, और फिर चित्राल में खोली। एक्चुअली मैं दरमियान में भी एक खोल रहा था, मुझे जगह नहीं, चाइना की सरहद तक पहुंच गया। जी जी बिल्कुल, मैं एक्चुअली दरमियान में भी खोल रहा था। वो आदमी मुकर गया हमसे 11th आवर पे, वरना वो बच गई। वो एक जगह घाकूच हम वहां पे भी खोल रहे थे। अच्छा। तो ये सारी जगहें थी, और ये जगहें इस वजह से भी मुमकिन हो सकी क्योंकि मुझे बाय रोड ट्रैवल करने का बहुत शौक है। हाँ, ये मैं तो मैंने इन तमाम चीजों से, यानी कि उन तमाम सफरों का फायदा एक ये भी हुआ कि मुझे लोकल इकोनॉमी देखने को मिली कि क्या है क्या नहीं है, किस तरह का है, क्या अपॉर्चुनिटी है नहीं है, किस तरह का है।
तो ये बैंक इस्लामी उसका डायरेक्ट ब्रांच बेनिफिशियरी। एक्सपेंशन के अंदर आपकी बड़ी आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग थी। जी जी, ब्रांच एक्सपेंशन में मेरी जो इनपुट थी वो बहुत हैवी होती थी, हाँ। और एंड आई वाज ओपन टू न्यू आइडियाज आल्सो। और टेक्नोलॉजी साइड पे, टेक्नोलॉजी साइड नहीं, यानी कि इवन के नई नई जगह, जैसे एक जगह नॉर्दर्न एरियाज में थी, तो वो वहाँ पे एक हमारे एरिया जो मैनेजर था, उसने इनाम, वो चित्राल में होता, तो उसने मुझे बोला कि फला जगह ब्रांच खोल लें। तो मैंने उससे पूछा कि पॉपुलेशन के डायनामिक्स हैं, तो उसने बताया। तो मैंने कहा वहाँ पे कौन इस्लामिक बैंकिंग करेगा? कहता है इसीलिए तो करेगा क्योंकि सब एक कम्युनिटी रहती है, वो डरते हैं कि उनको एक दूसरे के पैसे ना पता लगे। तो मैं स्टाफ चित्राल से भेजूंगा, एंड श्योर इनफ द ब्रांच डिड वेरी वेल। अच्छा। तो इस तरह की चीजें होती रहती हैं। कम्युनिकेशन जो है, एक अच्छे प्रेसिडेंट सीईओ को नीचे से भी इंटेक लेना चाहिए, बल्कि सिर्फ ऊपर से नीचे कम्युनिकेशन ना हो। जी हाँ, बल्कि जो नीचे के जो लोग हैं, जो तो एक इनके एक एडवांटेज ये था कि मुझे खुद एक ज्योग्राफी बड़ी अच्छी पता थी, और एक फिर ये भी था कि मैं आई वाज ओपन टू ऑल दीज सजेशंस। तो हमारा नेटवर्क, मतलब आई टेक अ लॉट ऑफ प्राइड इन सेइंग कि जो बैंक इस्लामी का नेटवर्क था, अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत अच्छा था, जिसमें मेरे जो कोलीग्स थे स्पेशली, दे गिव एन एक्सीलेंट इनपुट, जिससे हम ये तमाम काम कर सके। लेकिन बुल्गामी साहब, क्या आपके ख्याल में, जहाँ माशाल्लाह जैसे अपने मेमार में उसको एक बड़ी जमीन खरीद के बनाया और कई जगहों पे आपकी ओनरशिप थी प्रॉपर्टी की, हेड ऑफिस के सिलसिले में कोई आपका फैसला सही था क्या? 100% हेड ऑफिस में बहुत जबरदस्त फैसला था। अच्छा। हेड ऑफिस का फैसला ये था कि जो डॉल्मेन जहाँ पे हमने, जी मिडिल में है वो हमने तो वो जब जगह ली तो कुछ था ही नहीं, बल्कि जो मॉल का जो मेन लॉबी है वहाँ पे तो हम गाड़ी खड़ी करते थे, और बैंक इस्लामी ने उस पर जगह दी 3,200 रुपए स्क्वायर फुट। इसकी जगह कौन सी हो सकती? लेकिन यूं मैं कह रहा हूँ जैसे कि मीजान का मीजान हाउस है, एमसीबी टावर है, यूबीएल टावर है। नहीं, तो वो तो बैंक इस्लामी के पास हमेशा ऑप्शन है कि वो प्रॉपर्टी बेच के कोई अपनी बिल्डिंग बना ले, मगर जो अब जो एग्जीक्यूटिव टावर है डॉल्मेन में, वो मतलब बैंक इस्लामी तकरीबन उसका 80% तो बैंक इस्लामी के पास आ ही चुका है। वो मतलब वो डिसीजन बिल्कुल दुरुस्त था कि इट्स अ प्राइम प्रॉपर्टी। हाँ, क्योंकि मैंने तो उसको कंपेयर किया हमेशा मीजान टावर से, जो माशाल्लाह उनके हर शहर में बन रहे हैं, लाहौर में, इस्लामाबाद। नहीं, वो बहुत अच्छा है, और उनको बैंक इस्लामी को भी अगर मतलब अगर उनको सूट करता है या उनकी स्ट्रेटजी में है तो ये करना चाहिए। थोड़ा सा हम इसको फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। बैंक इस्लामी में आपका सफर कैसे खत्म हुआ, और वो उस वक्त आपके वालिद के क्या तासुरात थे, जिनके कहने पे आपने बहरैन की जॉब को छोड़ के बैंक इस्लामी की जॉब ली थी? मेरे जो बैंक इस्लामी में ना, मैं खासे अरसे से छोड़ना चाहता था, और वो मगर कोई वजह होती थी जिसकी वजह से मैं नहीं कर सकता था। तो मतलब इनफैक्ट 2014 से मैं बहुत एक्टिवली सोच रहा था कि इसको मतलब कैसे मतलब ये, क्योंकि मुझे कुछ और करना था, मेरा ख्याल था कि तो वो हो नहीं पाता था फॉर वन रीज़न और अनदर। तो बहरकैफ 2017 में मैंने रिक्वेस्ट की अपने चेयरमैन से कि हम एक टाइम बाउंड प्लान के हिसाब से इसको कर सकें। तो अगस्त 2017 में भी एग्रीड कि ये होगा, और फिर उनको 6-8 महीने लगे एक सक्सेसर ढूंढने में, और फिर मैं 6 महीने वो मेरे साथ रहा, और फिर 6 महीने मैं उसके साथ रहा, तो ये हुआ। तो मेरे वालिद को बहुत आखिर में पता लगा जब मैं छोड़ चुका था, और उनको इस बात की फिक्र हुई कि मैंने ये क्या काम किया। मैंने उनको बताया कि मुझ पर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है अब, और मैं क्या स्ट्रेस के अंदर एक स्ट्रेस वो नहीं था खादिम अली शाह बुखारी वाला? वो भी था, वही, बल्कि आखिर में तो बहुत ज़्यादा था कि वो बदकिस्मती से एक प्रोफेशनल डिसीजन जो था उसको आप सुप्रीम कोर्ट से जीत भी गए, फिर भी आपको जेल में डाल दिया गया। जी, मैं और मेरे और जो साथी थे जी। तो हमें इस बात का बड़ा मतलब मुझे बहुत अफसोस था कि ये किस किस्म की घटिया हरकतें होती हैं। तो पॉलिटिसाइज कर दिया गया, और तो उसमें वो बिल्कुल डेफिनेटली था कि वो मेरे बहुत बुरे आखिरी 1.5-2 साल गुजरे कि मुकदमेबाजी, फजूल की मट स्लिंगिंग, झूठे इल्जामात, और मतलब अब आदमी की एक तबीयत भी होती है, मतलब मेरी तबीयत ऐसी है कि अगर कोई चीज़ है तो है, मैं उसको डिफेंड करूंगा फिर। तो रातों को जाग जाग के हम उसके प्रोग्राम। मेरा सवाल यही था कि आपके बैंक इस्लामी को चूज करने में आपके ब्लेसिंग हासिल थी आपके फादर की, तो जब वो सारे मसाइल शुरू हुए उनको नहीं बताते ये। अच्छा। वो मेरे वालिद जो थे आखिरी कुछ सालों में जो थे, वो उनको सुनाई ऊंचा देता था, और वो आला लगाते नहीं थे, तो वो टीवी फ्लिप किया करते थे। तो मतलब उन्होंने खुशकिस्मती से उन जो अगर वो प्रोग्राम चल भी रहा था तो जब सुना नहीं। एक आध दफा ये हुआ कि मेरी बहन ने अपनी मासूमियत में उनको कुछ बोल दिया, तो मगर वो अब्बू को आखिरी वक्त तक बहुत आखिर में जाके पता लगा कि क्या हुआ था।
और तो खैर उस वक्त तक जो है वो बैंक इस्लामी का चैप्टर क्लोज हो चुका था। हाँ। और तो मतलब मैंने बैंक इस्लामी 31 मार्च को मेरी आखिरी वो थी 2019 में, और 3 जून को मेरे वालिद का इंतकाल हो गया। तो उसमें कोई 2-3 महीने का ही टाइम था जिसमें वो 2 महीने बहुत बीमार रहे थे। मगर ये ज़रूर है कि मई 2019 में, ग़ालिबन ये 2 या 3 मई की बात है, अस्पताल में थे। तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मैंने तुम्हें यहाँ पे रोक के गलत किया। तो मैंने कहा कि अब तो जो होना है हो गया, अब तो ये है कि जो था वो है। अच्छा, कभी कभी आपने भी सोचा कि यार मैंने कहाँ लगा दिए इतने साल, अगर मेरे साथ ये खामखा आखिर में ये एक बेतुके और बिल्कुल झूठे इल्जामात का है कि ऐसे तो कई दफ़ा लगे। और हाँ। मतलब वो ये कहना चाहिए कि कीचड़ ज़्यादा उछला गया। जी जी और जी। सोचा, मतलब वो बात होती है, मगर वो फिर मैं ये भी सोचता हूँ कि मतलब जो अल्लाह ताला की तरफ से मुझे ज़माना ही ये मिला है तो मैं इसका क्या कर सकता हूँ। सही बात। यही मुल्क मिला है, यही ज़माना मिला है, तो मैं इस पर क्या अपना दिल पढ़ाऊँ। जो अपना आदमी अपना जो बेहतर डिलीवर कर दे, अपना बेहतर डिलीवर करना है हाँ, करते बाकी तो रिजल्ट नताइज हैं तो अल्लाह मियां का हाँ, काम मतलब है। ऐसे भी मुसलमानों में लोग पैदा हुए जो बगदाद में रहते थे, वो हलाकू के हमले का ज़माना था। और ऐसे भी जो फ़लस्तीन में पैदा हुए जो हैं, जो आज फ़लस्तीन में पैदा हुए, तो आप क्या अपनी किस्मत को रोएं और क्या करें। तो आपको तो जो बेहतर से बेहतर है आप वही काम कर सकते हैं। आफ्टर बैंक इस्लामी। आफ्टर बैंक इस्लामी जो है वो मेरा एक प्लान था कि मुझे कुछ करना है टेक्नोलॉजी में। मतलब वो 3-4 3 बल्कि बैंक इस्लामी छोड़ने के 3 दिन बाद ही बराबर हो गया, मुख्तलिफ वजहों से जिसमें सियासत वो शेयर कर लें, वो शेयर कर लें। वो मतलब वो सियासी बात हो जाती है। अच्छा अच्छा। तो वो मतलब वो मुफ्त के झूठे इल्जामात ये वो ना, हाँ, तो हाँ। मैंने खैर उस पर वो नहीं किया। फिर मैंने सोचा कि अब मैं 1 साल कुछ नहीं करूंगा। अच्छा, ये जानबूझ के मैंने कहा मैं 1 साल कुछ भी नहीं करूंगा। नहीं कुछ भी नहीं करूंगा, आप पास करने के लिए बहुत कुछ था, मुझे मालूम है कि सेहत के बड़े शौकीन है। जी, वो यानी कि मैं कोई प्रोफेशनल काम नहीं करूंगा ना। मैं ख्याल है पाकिस्तान की भी कोई जगह नहीं छोड़ी, ऑस्ट्रेलिया ने छोड़ा, कनाडा नहीं छोड़ा हाँ, आपने तो तो। यानी कि मैं कोई प्रोफेशनल काम नहीं करूंगा। सही है, तो मैंने 1 साल दिल खट्टा हो गया। हाँ, मैंने नहीं, मैं करूंगा ही नहीं। हाँ, तो मैं अब किताबें पढ़ूंगा, घूमूं फिरूंगा, सोऊंगा, कुछ भी नहीं करूंगा, बैठूंगा सारे दिन। तो मैंने 1 साल कमाल करूंगा, जो कुछ ही करते हो कमाल करते हाँ, तो ये तो 1 साल मैंने ये किया। जी। फिर 1 साल बाद जरा सोचना शुरू किया कि अब क्या करना चाहिए। तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता कुछ समझ में आना शुरू हुआ, तो कोविड हो गया। हाँ, तो उस जमाने में बहुत फायदा हुआ कि टाइम था, मैंने रिसर्च की, ये किया वो किया। सही। तो फिर मैंने एक लाइन चूज की कि मुझे इसमें काम करना है। अच्छा। और वो नेचुरल प्रोडक्ट प्रोसेसिंग की थी कि सही। फल सब्जी जड़ी बूटियां इनकी प्रोसेसिंग करना, कि इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो खानों में और दवाओं में और कॉस्मेटिक्स में इस्तेमाल हो सकें। ये आपका करंट पेशे ये मेरा करंट वो है। मुझे इन चीज़ों का थोड़ा बहुत शौक भी था, फिर जी, मैंने जी। कुछ मजीद पढ़ भी लिया। तो अब जो है मेरा जो प्रोफेशनल इंटरेस्ट है वो ये है। जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन है और हमारी कंपनी बायोमज़दर पाकिस्तान लिमिटेड जो है वो पाकिस्तान का पहला बायोटेक्नोलॉजी स्टार्टअप है। हम काम करते हैं फूड, फार्मा और कॉस्मेटिक्स के सेक्टर में, नेचुरल प्रोडक्ट प्रोसेसिंग में। तो हमारे ऑलियोरेजन्स हैं, नेचुरल एक्सट्रैक्ट्स हैं, कॉन्सनट्रेट्स हैं, फ्लेवर्स हैं, एरोमा है, कलर है। उसके बाद खुश्क किए हुए फल और सब्ज़ी हैं, उनके पाउडर हैं, स्प्रे ड्राइड पाउडर है, और एसेंशियल ऑयल्स हैं, और फ्राइड प्रोडक्ट्स भी हैं कुछ। तो काफ़ी बड़ी रेंज है प्रोडक्ट्स की। चलिए मैं हाल इसको यहीं पे रोकते हैं, अभी तो जी। लगता है कि बातें भी होनी शुरू हुई है। जी तो थोड़ा फिर अगली किस्म में। जी, इंशाल्लाह। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। 5वीं किस्म में दाखिल हो गए। जी। आप फाउंडर, चीफ एग्जीक्यूटिव थे, डायरेक्टर थे इस्लामिक बैंक के। बहुत सारे सवालात जो जहनों में आते हैं, आपका क्या तजर्बा है इस्लामिक बैंकिंग के बारे में? मेरा देखिए, जिस ज़माने में मैंने इस्लामिक बैंकिंग की और जब तक छोड़ी, तो ये एक इवॉल्विंग फील्ड है। ये आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व हो रही है और आहिस्ता आहिस्ता करके जो है वो इसमें नई नई चीज़ें आती चली जा रही हैं और पुरानी चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो रही हैं। तो हम बैंक इस्लामी के मुतालिक कोई हतमी राय उस कायम कर सकेंगे वो अगले 20-25-30 साल बाद है, और कि उसमें क्या हुआ और कैसे वो हो सकती है। मगर मुझे इस बारे में कोई दो राय नहीं है कि ये दुरुस्त स्टेप था जो कि लिया गया, और अगर वो ना लिया जाता तो ज़्यादा बड़ा नुकसान होता था। मुझे इस बारे में भी कोई दो राय नहीं है कि इस्लामिक बैंकिंग ने ग्रो किया और उसने बहुत सारे लोगों की जो रिक्वायरमेंट्स थी उनको मीट किया, और मुझे इसमें भी कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि इंशाल्लाह आइंदा आने वाले सालों में ये और बेहतर तरीके से उसको मीट कर सकेगी।
तो पर्सनली तो मेरे लिए ये एक बहुत सेटिस्फाइंग चीज़ है कि मैंने एक अच्छे काम के मैं अपनी जो मेरी इस्तेदाद थी उसमें हिस्सा लगाया। जाहिर है जितने भी लोग इस्लामिक बैंकिंग में गए वो इसी लिहाज से गए थे कि जब अपने सामने एक हिस्ट्री को देखेंगे ये बनते हुए तो कुछ एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन होगा कि हमने भी इसमें थोड़ा सा हिस्सा डाला। जी हाँ। लेकिन जब मैं पिछले 20-25 सालों पर नजर डालता हूँ तो ये पेस मुझे बहुत स्लो नजर आ रहा है। नहीं, फारूक साहब पेस तो बहुत तेज है। मतलब हाँ। हमारे सामने कौन सा ऐसा बैंक है जो कि 2000 में कहीं शुरू हुआ हो और पाकिस्तान का चौथा बड़ा बैंक बन के मैं इस्लामाइजेशन की बात कर रहा हूँ, देखें इस्लामाइजेशन में भी हाँ बहुत तेज हुई है। इतनी तेज तो कभी एक्सपेक्ट ही नहीं की। यानी कि वो बेस्ट केस सिनेरियो बनाया जाता था कि पाकिस्तान में 13% बैंकिंग जो है वो इस्लामिक हो जाएगी। अब तो मेरे ख्याल से वो 25 के करीब पहुंच चुकी है कहीं जाके, बल्कि और ज़्यादा हो चुकी होगी। और ऊपर से बैंक और कन्वर्ट हो रहे हैं। फैसल कन्वर्ट हुआ, बैंक ऑफ पंजाब कन्वर्ट हो रहा है, अल-फलाह कन्वर्ट हो रहा है। तो आपके सामने है ये, तो मतलब पेस तो अब बहुत रैपिड हो चुका है। अच्छा मैं आई एम सॉरी थोड़ा सा आपने फैसल का नाम लिया, आपको याद है अगर मैं एग्जैक्ट मैं डेट देख लूंगा गालिबन को दिसंबर 2023 वगैरह में इसको फैसल का कन्वर्शन हुई थी। मतलब जब ये फैसल कन्वर्ट हुआ है उस वक्त इसके शेयर की कीमत थी 25 रुपए और एक साल बाद इसके शेयर जो है 51 को भी क्रॉस कर गया था। जो चीज़ मुझे समझ नहीं आती कि इत्तेफाक से कन्वेंशनल बैंक के इस्लामाइजेशन के प्रोसेस में मैं इन्वॉल्व रहा हूँ और हांगकांग शेयर बैंक की दोनों ब्रांचेस के अंदर मैं उस कमेटी में था, ये किया था। तो मुझे ये मालूम है कि जब कोई कन्वेंशनल बैंक इस्लामिक में कन्वर्ट होता है तो बेपनाह उसको लॉसेस लेने पड़ते हैं और जिसमें मीज़ान को तो फायदा हो गया था क्योंकि उसने डिस्काउंट कर दिया उस लॉसेस से ये। लेकिन जब फैसल बैंक टू फैसल बैंक, ठीक है, तो इसका मतलब है कि उसने अपना वो लॉसेस को सारा कुछ ना कुछ हुए होंगे तो उसके बाद फौरी तौर पे प्राइस कैसे शूट कर गई, डबल कर गई। मैंने कोई स्टॉक फॉलो नहीं किया फैसल बैंक का जी, तो मैं मतलब कोई कह नहीं सकता कि क्या वजह थी, मगर यकीनन कोई वजह होगी कि जिसकी वजह आपको बताऊं। वजह ये है कि आज भी मैं ये समझता हूँ कि जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है इकोनॉमी को पूरा सारे बैंकों को करने के लिए जो उन्होंने हुक्म दिया है और जिनका विजन 2028 वगैरह स्टेट बैंक का, तो वो तो मजबूर है सारे के सारे बैंकों को इस्लामिक को कन्वर्ट करने के लिए, एक रोड मैप उनके पास है। मैं आपसे सवाल करूंगा क्या उस पर्पस के लिए इन्वेस्टर्स के लिए कन्वेंशनल बैंक को आर्टिफिशियली ज्यादा लॉस मेकिंग एज अगेंस्ट इस्लामिक बैंकिंग नहीं किया गया ताकि इन्वेस्टर को थोड़ा सा हौसला हो जाए। और आसान सी बात है ये, इस्लामिक बैंक जो है वो आपको मालूम है उनका बड़ा हिस्सा जो है वो तो करंट अकाउंट से पैसे आते हैं, बहुत छोटा सा है जो कि सेविंग के ऊपर आता है। ये नहीं, इस्लामिक में सेविंग बहुत बड़ा होता है। नहीं मतलब कि मैं अगर आप उसको कंपेयर करें जो उनके जो वो वाले पैसे आते हैं, एक्चुअली कन्वेंशनल बैंक में ज्यादा बड़ा करंट अकाउंट का पोर्शन है। इस्लामिक में तो कोई करंट में रखे ही क्यों, मतलब जो वजह है लोग कन्वेंशनल बैंक में करंट में इसलिए पैसे रखते हैं कि वो सूद है। इस्लामिक में क्यों रखे? मैं भी कन्वेंशनल से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं अभी सिर्फ इस्लामिक बैंक की ही बात कर रहा हूँ कि अगर आप इंडस्ट्री का अगर आप उठा के देखें तो उसमें आपको मालूम होगा कि करंट का खासा पोर्शन होता है। बहुत मदद के साथ इस्लामिक बैंकर्स अपने तमाम स्टाफ को टारगेट्स देते हैं कासा को बेहतर करने के लिए, ठीक है, जो मैं समझता हूँ कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि अगर मैं कस्टमर हूँ और मैं बैंक इस्लामिक में आया हूँ तो मेरा बैंकर मुझे बताया कि जनाब मेरी ये प्रोडक्ट फना है, इसमें ये रेट है, इसमें ये रेट, ये रेट है, लेकिन मेरा मैनेजर मुझे कहता है करंट डाल दो उसको सारा। क्यों? इसलिए कि मेरे बैंक को जीरो के ऊपर पैसे मिले। तो इनकी कॉस्ट ऑफ फंड तो इनकी बहुत कम होती है एज अगेंस्ट कन्वेंशनल बैंक्स, ठीक है। लेकिन जो ये लोग फंड अप्लाई करते हैं कि उनके ऊपर तो पाबंदी थी कन्वेंशनल बैंक के ऊपर कि आप जो करेंगे ये तो अपने इन्वेस्टर को जो रेट देंगे तो बेस रेट से करीबन 1.5-2 पॉइंट से कम नहीं हो, इनके ऊपर ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। नतीजा ये हुआ कि इस्लामिक बैंकों ने किया है कि जो अपनी लाइबिलिटी साइड ऑफ द प्रोडक्ट थी उसमें तो उन्होंने कासा वासा को ला के अपने रेट्स को काफ़ी कम किए रखा, ठीक है, लेकिन एसेट साइड ऑफ द प्रोडक्ट थी उसमें रेट्स काफ़ी बढ़ा दिए और ये बहुत बड़ा स्प्रेड हुआ। मेरा आपसे एक और सवाल है, वो ये है कि जो इस्लामिक बैंक जो हैं जिनको इतना फंड फ्री भी मिलता है, सस्ता ही मिलता है, वो रिस्क एवर्स क्यों होते हैं इतने? ये वो छोटे स्मॉल एंटरप्रेन्योर को, स्टार्टअप्स को, उनको बिल्कुल इग्नोर करके या तो गवर्नमेंट लैंडिंग करते हैं या कॉर्पोरेट लैंडिंग करते हैं जिसमें रिस्क फ्री इनको काफ़ी स्प्रेड मिलता है। क्या ये मेरा अंदाज सही है? अच्छा देखिए, मुझे ना
यानी कि एक्चुअली बैंक साहबी छोड़ने के बाद ना मैंने कोई बैंकिंग को ज़्यादा ना पढ़ता हूँ ना देखता हूँ। आप भी मेरे साथ पीछे पलट के नहीं देखते। हाँ नहीं, यानी कि हाँ कोई ज़रूरत चीज़ हो तो पढ़ता हूँ, वरना मैं ये नहीं कि जैसे पहले मैं रेगुलरली फॉलो करता था, मैं नहीं करता। मगर मैं जो आपका दूसरा हिस्सा है ना कि जो एसएमईज को क्यों नहीं फाइनेंस करते ये वो, तो वो देखिए उससे से बैंक को ना मुद्दे इल्ज़ाम ठहराना गलत है, क्योंकि उसकी एक पूरा माहौल होता है जिसमें आप एसएमई को फाइनेंस करते हैं कि नंबर एक कि आपके ना कि एसएमई की कुछ जो बुक्स हैं वो दुरुस्त हों, वो बुक्स ही नहीं होती, मतलब वो जो खाता पेश करता है वो तो होता ही नहीं है। उसके पूरे बाद सेक्टर में किसी नहीं होती अच्छा है। नहीं, हाँ, मतलब बाहर होती है। हाँ उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि आपके जो रिकवरी लॉ है वो होते हैं कि आपके पास जो रिकवरी, यानी कि अगर डिफॉल्ट हो जाए तो रिकवरी मैकेनिज्म होना चाहिए। पाकिस्तान में कोर्ट्स ने उन चीज़ों पे स्टे दिए हैं कि जिनमें दुनिया में कहीं पे भी स्टे नहीं है। तो बैंक किस तरह से एडवेंचर करे, जाके एसएमई की फाइनेंसिंग करे, जबकि उसमें जो है वो उसको कोई रिकवरी लॉ नहीं है, कोई रिकवरी मैकेनिज्म नहीं है। हमारे अपने सामने जो एनआईबी बैंक था वो एसएमई फाइनेंसिंग में डूब गया, यानी कि उन्होंने बैंक बेचा आखिर में जाके। तो देखिए मतलब एक इतराज तो जो आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैं बड़ी मज़े के साथ कहूँगा कि इस मुल्क में ऐसे इदारे भी थे जिन्होंने एसएमई फाइनेंसिंग नहीं की है, ठीक है, और बहुत अच्छे इदारे थे और जिन्होंने बड़े बड़े ग्रुपों को कॉर्पोरेट लैंडिंग की है और वो डूब गए। आईसीपी, ठीक है, आईसीपी की चल नाम ना भी ले तो मैं कहता हूँ कि आपका आईडीबीपी, एनडीएफसी, ये सारे इदारे जो डूबे हैं वो किसी एसएमई की फाइनेंसिंग में नहीं डूबे हैं। नहीं, वो तो बड़े बड़े ग्रुपों के पॉलिटिकल फाइनेंसिंग, मगर मैं प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहा हूँ कि लीजिंग कंपनियां जिन्होंने बहुत एग्रेसिव एसएमई लेंडिंग की खत्म हो गई, मुदारबे चूंकि लीजिंग मुदारबे थे खत्म हो गए, बैंक्स, इन्वेस्टमेंट बैंक खत्म हो गए, खत्म हो गए, बैंक्स जो जिन्होंने एसएमई फाइनेंसिंग की, तो हमें रिकवरी लॉ बेहतर बनाने की ज़रूरत है। खुद आप रिकवरी लॉ बेहतर बनाएं, खुद ब खुद थोड़ा सा जब पुश आएगा बुक्स दुरुस्त हो जाएंगी, टैक्स रेट कम करें और बैंक फाइनेंस करेंगे। अब आप खुद बताएं कि किसी आदमी को क्या मोटिवेशन होगी कि जो वो 50% टैक्स दे रहा है बैठा हुआ, ऊपर से वो अगर वो किताब दुरुस्त रखे तो 50% टैक्स है, बैंक उसको ना 25% पे दे रहा है, तो वहाँ से कोई आदमी जो है मतलब 75% तो यही निकल गए। तो जो एसएमई है उसकी भी कोई क्रेडिट एपेटाइट नहीं है। सही है। आपके ख्याल में जब ये कैपिटल मार्केट में ये म्यूचुअल फंड वगैरह आते हैं जो आपको मालूम है, तो उसमें क्या ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है कि ये ट्रस्टीशिप फीस और एजेंसी फीस वगैरह कितनी ली जाएगी? इन्वेस्टमेंट मतलब जाहिर है कि लोगों ने पैसे, नहीं मैं भी बात कर रहा हूँ कि म्यूचुअल फंड वगैरह की जितनी है क्या मेरे ख्याल से होती, प्रॉस्पेक्टस में बिल्कुल लिखी होता होती है, बिल्कुल लिखा होता है। मेरा आपसे वाहिद सवाल ये है कि जब बैंक्स लोगों से पैसा लेते हैं वो कौन सा डॉक्यूमेंट है जहां बैंक ये कहता है कि मेरा इसमें कमीशन रेट ये होगा? क्या बैंक की बैलेंस शीट में डिस्क्लोजर होता है? तो फास्ट एंड क्लोज होता है ना सारा ये। नहीं, मगर डिस्क्लोजर तो होता है। और बैंक जो है हर महीने, स्टेट बैंक की पाबंदी है कि हर महीने की पहली तारीख को गालिबन 5 तारीख तक रेट अनाउंस करेंगे और वो उनकी वेबसाइट पर मौजूद होगा। बहुत माजरत, मगर वो ये जरूर है कि वो कैलकुलेशन इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि अच्छे लोग भी नहीं समझ सकते। इस्लामिक बैंकिंग में तो बहुत सिंपल होना चाहिए। मेरा जो कहने का मकसद है कि देखिए जो बैंक्स हैं वो जो इस्लामिक बैंकिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो ये कि पैसे से पैसा नहीं बन सकता है, आपको एफर्ट डालनी है, आपको ट्रेड करना है, आपको फाइनेंस करना है। अब जो हम ये सुकूक वगैरह लेकर आ गए, जो इस्लामिक बॉन्ड वगैरह हैं सारे के सारे, तो उसमें भी देख रहे हैं कि मैंने क्या किया कि एज एन इस्लामिक बैंकर मैंने यतीमों का, बेवाओं का, सबका पैसा लिया 0% के ऊपर और उठा के उसको पीआईए को इसको प्रोवाइड कर दिया और एक बहुत बड़ा स्प्रेड था। एक सवाल मेरा ये है कि आप भी माशाल्लाह इतने अरसे से हैं, जो चीज़ मेरे कभी समझ नहीं आई है वो ये कि बैंकों ने अच्छा भी परफॉर्म किया, बैंकों ने बुरा भी परफॉर्म किया, और शुरू में बहुत सारे इस्लामिक बैंक हैं जितना अच्छा परफॉर्म नहीं करते। डिपॉजिट रेट्स जो थे, डिपॉजिट के प्रॉफिट रेट थे मोर और लेस 25 बेसिस पॉइंट के आसपास फर्क आता था। अब पल्ले नहीं पड़ता था आदमी के यार ये वाला बैंक तो 3 साल से लॉस में जा रहा है, ये भी अपने डिपॉजिट को वही दे रहा है, और ये वाला लेंगे। सर में टॉप लाइन से डिस्ट्रीब्यूशन होती है ना, तो इस वजह से रेट मार्केट कॉम्पिटिटिव रखना पड़ते हैं। मगर अगर कोई बैंक ना रखे तो वो, यानी कि वो अपनी इक्विटी पर हिट लेता है रेट बनाने के लिए। अगर कोई बैंक प्रॉफिट नहीं कर रहा है तो वो डिपॉजिटर को तो वही रेट देता है अपनी जेब से, वो यानी कि इक्विटी की रिस्क लेके वो दे रहा होता है। जो एक बहुत प्रॉफिटेबल होता है वो ये हिट नहीं लेता। मगर अभी भी इस्लामिक बैंक के रेट्स में बहुत फर्क है, यानी कि जैसे मीज़ान जो रेट देता है वो बहुत सारे इस्लामिक बैंक नहीं देते, यानी कि उससे बहुत बेहतर रेट पे कर रहे होते हैं। वो तो एक स्टेट बैंक ने भी शर्त लगाई थी ना कि भाई आप एक प्रोडक्ट के ऊपर ये एक जैसे यूनिफॉर्म रेट देंगे, जो हर एक ऊपर पाबंदी है, इसमें कोई शक नहीं है।
लेकिन वहाँ ऐसा नहीं है कि लोग ये फैसला करते हैं कि आज मैंने 400 मिलियन फ्रांक कॉर्पोरेट को देना है, तो आज के 400 मिलियन फ्रांक को अगर दिया है उसका रेट ही होगा और अकॉर्डिंगली वो अच्छे होता नहीं है। ऐसा होता है। लेकिन वो पैसे, वो रेट जो है वो ऐसे ही आप ये नहीं देखेंगे कि भाई, सवाल मेरा ये है कि एक बूढ़ी बेवा औरत है जिसे 2 लाख रुपए रखवाए हुए हैं, आप उसको क्यों नहीं मैच करते वो रेट के साथ? ये बिल्कुल है जी। और ये भी ऐसे बहुत सारे सवालात हैं जिसको, मेरा तो पहला सवाल बुनियादी वही था जो कि जो बैंक्स के पास 2 एंड हैं, एक कॉस्ट ऑफ फंड है और एक एप्लीकेशन फंड है। एसेट्स के ऊपर हमें कितना देना है और लायबिलिटी में कितना देना है, बीच में इंटरमीडिएट कॉस्ट है, सारा माल उसी में है। इस पर ना तो कोई स्टेट बैंक का कंट्रोल है कि उसमें से कितना वो लेगा। वो बड़े एहसान करते हैं, कहते हैं हमने इसको तोहफा कर दिया अपने डिपॉजिट को। भी आपने कहाँ से तोहफा कर दिया? आप रब्बुल माल नहीं थे, रब्बुल माल तो मैं था, डिपॉजिटर से। डिपॉजिटर की क्या, शेयर होल्डर की भी कोई से नहीं है कि बैंक जितना बनाएगा माल उस पर कितना कमीशन रखेगा। और यही वजह है कि बैंकों के अंदर जो प्रॉफिट वगैरह होता है बेशुमार, उसका इम्पैक्ट ऊपर की तो टीम तक पहुंच जाता है, लेकिन सोसाइटी में वो इम्पैक्ट नहीं पहुंच पा रहा है। हाँ, मतलब असल में एक ये भी है कि 2-4 साल से, क्योंकि मैं बिल्कुल भी इतना क्लोजली नहीं देख रहा होता इस्लामिक बैंक, तो वो कोई चीजें मैं तो वो सवालात कर रहा हूँ जो लोग मुझसे करते हैं। हाँ, ठीक है ना, ये जो लोग मुझसे करते हैं कि भाई मुझे ये बता दीजिए कि ये कैसे मुमकिन है कि मीज़ान बैंक इतना प्रॉफिट दे रहा है, ठीक है, मतलब इतना उसकी बैलेंस शीट में इतना प्रॉफिट दिखाया जा रहा है, लेकिन डिपॉजिट को वो ये रेट है। एक दूसरा बैंक में नाम नहीं लूंगा, वो इतना लॉस दिखा रहा है, वो भी रेट ही है। तो ये चीज़ें हैं। और एक बड़ा टेढ़ा सा सवाल आपने शुरू में कहा, भी मैं भी बड़ी इज्जत करता हूँ कि इस्लामिक बैंकिंग के ग्रोथ में, जैसे कि शरिया एडवाइज़र को हम देख लेंगे, आपके ख्याल में ऐसा नहीं है कि हर बैंक का अपना एक शरिया एडवाइज़र का बोर्ड होने के बजाय अगर स्टेट बैंक का कोई पैनल होता है और वहाँ से रोटेट करते? मैं आपको मिसाल दूँ, इस वक्त पाकिस्तान में कोई बड़े से बड़ा ऑडिटर किसी भी बैंक समेत किसी इदारे का 5 साल से ज़्यादा ऑडिटर नहीं रह सकता है, ठीक है। कोई भी डायरेक्टर पहले 6 साल का था, फिर 2018 में शर्त आ गई तो 9 साल तक का, उसको जाना ही जाना है। शरिया बोर्ड के जो लोग हैं वो 3-3 साल के अपॉइंट होते हैं। एक उसमें शर्त लगाई गई है कि अगर कोई बैंक अगली बार इलेक्ट ना करना चाहे तो पहले वजूहात लिख के स्टेट बैंक को दे और फिर उसको याद दिया कि शरिया एडवाइजर को चेंज करने की। तो डोंट यू थिंक, अच्छा पे अब मैं देखता हूँ कि शरिया बोर्ड वाले बैकवर्ड दोनों काम करते हैं। वो ये बताते हैं कि ये हराम इनकम है, ठीक है, और एप्लीकेशन आपके मालूम है कि इसमें शरिया बोर्ड वालों का खासा होता है कि वो ये फैसला करते हैं कि अब ये चैरिटी कहाँ जाएगी। ये सब कॉन्फिडेंस नहीं क्या? नहीं, शरिया बोर्ड देखिए, जो चैरिटी कहाँ जाएगी ये तो बैंक के अपने रूल्स के हिसाब से होता है। शरिया बोर्ड का कोई उसमें नहीं होता। जैसे हमारे शरिया बोर्ड का कोई ताल्लुक नहीं था उससे। वो ये तो बता सकते थे कहाँ ना देंगे, नहीं बता सकते थे कहाँ दें, और ना ही बताते थे। और जहाँ तक है कि शरिया बोर्ड की रोटेशन का, तो शरिया बोर्ड का जो रोटेशन है उसमें स्टेट बैंक की इंटरफेरेंस ना होना एक बाइस रहमत है, क्योंकि वो कोई आदमी किसी किस्म के रूल बना दे, किसी बना दे, तो ये है कि वो बैंक की डिस्क्रिप्शन है, जिसको चाहे रखे, जिसको चाहे ना रखे। और ये नहीं है कि शरिया एडवाइज़र जो हैं वो मतलब पाकिस्तान में कम हुए हैं, वो बढ़े हैं। बल्कि बैंक इस्लामी के ही जो रेजिडेंट शरिया एडवाइज़र थे मुफ्ती इरशाद साहब, वो बाद में शरिया बोर्ड के चेयरमैन हुए। वो अब SCCP और स्टेट बैंक दोनों के शरिया बोर्ड के चेयरमैन हैं। तो और बड़े लोग आए जो कि नहीं थे, मगर माशाल्लाह वो ऊपर तक चले गए। शरिया बोर्ड की देखिए, जो अब हमारा बैंकिंग सेक्टर इतना मैच्योर हो गया है कि अब 20-25 साल हो गए। शुरू के जो 5-10 साल था उसमें प्रोडक्ट को डेवलप होना था, उसमें इनका बहुत बड़ा से था, इसमें कोई शक नहीं था। और बाद में इनोवेशन वगैरह लानी थी, तो उसमें क्या चीज़ शरिया कंप्लाइंट है, क्या चीज़ शरिया कंप्लाइंट नहीं है। अब हर एक के पास टेम्पलेट बन चुके हैं। अब हर एक के पास टेम्पलेट बन चुके हैं और उन टेम्पलेट के मुताबिक अब तो खैर स्टेट बैंक ने कुछ हुआ कर भी दिया है कि भाई कम से कम शरिया ऑडिट को अलग कर दो, शरिया एडवाइजरी सीखे। तकरीबन मैं देखता हूँ कि सारी कैप्स जो लोग वेयर करते हैं, आप कहते हैं मैं मान लेता हूँ, लेकिन मेरे इल्म में है जो अप्रूवल ली जाती है शरिया बोर्ड से कि किस किस को चैरिटी देनी है, इसमें कोई ऑटो फंक्शन कहीं नहीं है जहाँ वो कहते हैं साहब इतना पैसा आपको डालना है, हॉस्पिटल सेक्टर में इतना पैसा डालना है। ऐसा नहीं है, मगर मुझे मतलब कम अज कम मुझे जो बैंक इस्लामी का याद है, हमें कभी भी शरिया बोर्ड ने ये नहीं कहा कि फला को पैसे दो, कभी भी नहीं कहा। और हम ये ज़रूर पूछ लेते थे कि ये हमारी एप्लीकेशन है, कोई आपको ऑब्जेक्शन हो तो बता दें। लेकिन रब्बुल माल ना तो आप थे ना वो चैरिटी, मतलब हराम इनकम का। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे किसी घर में गलती से अगर कोई सुअर को गोश्त भेज दे तो शरिया एडवाइजर ने कहा कि यार इसको आप खाओ नहीं, आपके लिए हराम है, हाँ आपको ऐसे ऐसे तकसीम करो।
उसका बात ही खत्म है। आप हाँ। उठा के सीधे सीधे स्टेट बैंक को भेज दें, हाँ। ये हराम इनकम के स्टेट बैंक जो मर्जी करता रहेगा। हमारी नहीं, मैं तो मैंने आपसे दोबारा कहा, हमारी कभी भी शरिया बोर्ड ने ये नहीं कहा कि फलां को दो, कभी भी नहीं कहा। मैं सेक्टर की बात कर रहा हूँ। मुझे यानी कि मुझे बाकियों का नहीं पता। और ये जरूर है कि उन्होंने हमें एक एक्सक्लूजन बताई हुई थी कि किस किस तरह से नहीं हो सकता है, मगर और वो एक पॉलिसी के तहत था, और हमें कभी भी ऐसी कोई ये एग्जीक्यूटिव डिसीजन तो मैं समझता हूँ कि बोर्ड की मैनेजमेंट को भी नहीं लेना चाहिए। जब चीज हराम है तो मेरे को सही कोई नहीं है। आप पहले से तय कर ले कि यार जो भी आएगा पैसा जैसे ऑटोमेटिकली पियाटर बन के चले आएंगे। हाँ। ये फैसले करना कि इसको इस साल इतना दो, इसको फला ट्रस्ट को इतने दो, ये कई बैंकों ने तो अपने ट्रस्ट भी बना लिए हैं जिनसे वो देते हैं। तो नहीं, मतलब मेरे ख्याल से उसमें उनके पास ज्यादा इंडिपेंडेंस भी होती होगी। बैंक इस्लामी में तो नहीं था, तो मुझे नहीं मालूम, मगर कईयों ने ट्रस्ट बना लिए हैं। लेकिन बात वही ना सारी कि असल तो चीज ये कि अगर हराम भी निकाल के फेंको, निकाल के फेंकने के 10 तरीके। आप ये पाकिस्तान के अंदर ही आपको मालूम है इसी तरीके से कि लेट्स से कि सोशल वेलफेयर के बहुत सारे डिपार्टमेंट, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे लिए तो हराम है ना वो। तो वो जो हमारा एक साइकी है ना, तो बैंकर इसके साथ बहुत माजरत कि शायद उनको और ज्यादा सीरियस होना पड़ेगा, ठीक है, और रिस्क लेने पड़ेंगे चाहे जो भी हो। और इसके अंदर यकीनन कि आप अच्छे कस्टमर को ढूंढेंगे, आप जो कम रेट में देंगे कहीं नहीं जाएगा किसी अंदाज से। ये बहुत सारे मसाइल हैं। अगर मैं डेट उठाता हूँ तो जो आदमी को जो भी नाम देके पे कर रहा है तो उसके ऊपर उसको टैक्स का बेनिफिट मिल जाएगा। इक्विटी उठाता हूँ तो कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। ये 2-3 मोटे मोटे फैसले नहीं हुए हैं, और इसकी वजह से हमारे यहाँ टर्मिनोलॉजी बड़ी अच्छी आ रही है अरबी की, ठीक है, लेकिन इन इट्स स्प्लिट एक आम आदमी को समझाना कि भाई लीज में और इजारा में क्या फर्क है। क्यों? इसलिए कि हम कहते हैं साहब इजारा जो है वो यकीनन उसके करीब है, रेंट कार के करीब है, उसका रेंट वगैरह वगैरह, लेकिन हमें मालूम है कि हमने साइड लेटर दिया हुआ है कि जब टेनर खत्म होगा तो गाड़ी तुम लेके चले आना। इसका मतलब दैट इज मोर एन ऑपरेशन लीज, नॉट। आप जरा बताइए कि इस सेक्टर को हम कैसे और बेहतर कर सकते हैं। मेरे ख्याल से देखिए, सबसे अच्छी चीज़ तो ये है कि इसमें कम से कम गवर्नमेंट इंटरफेरेंस हो। और किसी ने अजीम प्रेम जी से पूछा इंडिया में कि आईटी इंडस्ट्री कैसे बनी, उन्होंने कहा क्योंकि गवर्नमेंट को पता नहीं था कि ये इंडस्ट्री बन सकती है। तो अब बैंकिंग में तो गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस कम हो गई है। नहीं, मैं कह रहा हूँ जितनी कम होगी उतना अच्छा है। इवॉल्व होने दें, आहिस्ता आहिस्ता बेटर प्रैक्टिसेस आ जाएंगी, और अगर इकोनॉमी अगर बढ़ेगी तो और भी बैंक भी ज़रा ज़्यादा जो है वो रिस्क टेकर बनेंगे। तो मेरे ख्याल से यानी कि वट एवर लिटिल नॉलेज आई हैव, इट इज हेडेड इन द राइट डायरेक्शन, और आई होप कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला करे कि ऐसा ही तरक्की हाँ, लेकिन मैं जो कहता हूँ देखता हूँ उसको ये कि हमारी जो एसेट साइड की जितनी प्रोडक्ट हैं उसके अंदर भी आपको बड़ी क्लियर कट कहानी नजर आती है कि बैंक कहाँ डालना चाहते हैं, कहाँ डालना नहीं चाहते हैं। बैंक के पास ऑप्शन नहीं है। तो बैंक यानी कि बैंक में कौन सी पाकिस्तान में कोई बिजनेस हो रहा है कि जिसमें बैंक पैसे डाले? कोई बिजनेस ही नहीं हो रहा। अब अगर आपकी गवर्नमेंट ही सबसे बड़ी बोरोअर है तो बैंक बेचारा क्या करे? और सब कुछ बैंक को मुद्दे इल्जाम लगाना तो मेरे ख्याल से जाती है। तो चलिए, आप अभी भी उम्मीद रखते हैं और मैं भी उम्मीद रखता हूँ, और उम्मीद रखनी चाहिए। जनरली पॉजिटिव आदमी है। जी, उम्मीद हमेशा अच्छी रखनी चाहिए। लेकिन पोस्टमार्टम भी करते रहना चाहिए। पोस्टमार्टम करते रहना चाहिए कि कहाँ पे और हम ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। एक आखिरी चीज, जरा आपका जो सैर सेहत का शौक है उस पे आ जाए। जी, जो सैर सयाहत पे ये है कि वो मुझे घूमने फिरने का शौक था हमेशा से बाई रोड, तो वो जारी रहा। और अब वो इतना जरा कम हो गया है क्योंकि मैं अब इत्तेफाक से अब मैं ज्यादा प्रोफेशनली मसरूफ हो गया हूँ। क्या वजह है? ये असल में काम मुझे ज्यादा करना पड़ रहा है अब, और हालांकि जो आपकी फील्ड है उसमें तो आपको ज्यादा ट्रैवल करना चाहिए। नहीं, मैं करता हूँ, मगर वो ट्रैवल जो है वो मतलब कुछ पॉइंट ए से पॉइंट बी और पॉइंट बी से पॉइंट ए वाला है। तो मुझे यानी कि इस लिहाज से मुझे उम्मीद है कि अगले 1 आध साल में जरा व्हेन थिंग्स सेटल डाउन तो मैं इंशाल्लाह दोबारा पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यही आपके टारगेट रहे ना? नहीं, कनाडा में मैंने इतना नहीं सफर किया। चलिए, ऑस्ट्रेलिया में थोड़ा बहुत किया है, और पाकिस्तान में सबसे ज्यादा किया। पाकिस्तान में आपको अच्छी जगह कौन सी लगी? आपने सारे देख रहा है, मैं ख्याल मोहनजोदड़ो भी देखा आपने। जी, मोहनजोदड़ो तो खराब कर जम्पली तो सिर्फ अफगानिस्तान भी गया हूँ बाय रूट। अच्छा। और पाकिस्तान में हर जगह का अपना एक हुस्न होता है। बंजर पहाड़ों का अपना है, छाप सरसब्ज जगह है उनका अपना है, बहते पानी का अपना है, रेगिस्तान का अपना है, तो हर एक का अलग मजा है। कभी रिटायरमेंट के बाद आपको कहीं मकान बना के रहना तो आप कौन सी जगह पसंद करेंगे? मगर मैं रिटायर होना ही नहीं चाहता। नहीं, चलिए, मैं आखिरी वक्त तक काम करना चाहता हूँ। और आपके लिए आइडियल जगह है कौन सी रहने के लिए? मेरी सबसे आइडियल जगह जो मुझे लगती है रहने के लिए, वो अब जहाँ पे मैं रहता हूँ वो है कैनबरा। कैनबरा। और मुझे वो शहर बहुत पसंद है जी। और
मुझे बड़ा मज़ा आता है जब भी मैं जाता हूँ। और वो छोटा शहर है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। उसमें घूमने फिरने की यानी कि वॉक करने की वॉक करने की बहुत अच्छी जगहें हैं, रश नहीं है। और तो वो मुझे बड़ा अच्छा सा लगता है। और पाकिस्तान में मुझे जो है वो इत्तेफाक से फिर से मुझे कराची बहुत अच्छा लगता है। इन सब चीजों के बावजूद जो कराची के साथ हो रही हैं, जी जी जी, मतलब सड़कें बर्बाद, हाँ, मतलब वो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह, उनका भी एक अपना मजा है। आपको ऑफ रोडिंग का मजा मिलता है कराची पे। और और कराची में यह है कि कराची का जो चीज़ अच्छी लगती है कि कराची का जो माहौल है, दोस्त रिश्तेदार हैं, इस वजह से। वरना तो मतलब क्या है, मतलब दीवारें और सड़कें तो हर जगह हैं। तो वाह कैंट मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, और वो छोटा सा है। और हाँ, वो वाह कैंट, कम्युनिटी की वजह से होता है। कम्युनिटी का, तो वो हसन अब्दाल, ये तो हाँ, इस्लामाबाद मुझे भी अच्छा लगता है। तो वहाँ भी आप काफी वॉकिंग करते रहोगे बाग गार्डन की जी, तरफ? और बाग गार्डन में बहुत गया। मैं आखिरी बार पिछले साल गया बाग गार्डन। अच्छा और जब हम हसन अब्दाल में थे तो पिकनिक पे जाते थे, अच्छा तो एक उसकी भी याद है। बाग गार्डन में पिछले ही साल गया इत्तेफाक से, घूमा फिरा, और उन्होंने बहुत उसको अच्छा भी कर दिया। अच्छा। तो वो है वाह कैंट। जब मैं मेरी एक बोर्ड मीटिंग होती है जिसमें मुझे हसन अब्दाल जाना होता है, तो मैं हमेशा इस्लामाबाद में नहीं ठहरता, मैं वाह कैंट में ठहरता हूँ जाके। अच्छा और उसमें हमारे होटल के पास ही एक पार्क है, हाँ, उसमें मैं जाके वॉक करता हूँ। तो अच्छा। मुझे मुझे बुनियादी तौर पर छोटे शहर बहुत। मतलब कराची के बाद जो कुछ जगह पसंद आई वो वाकैंट रहने की वाह लिए। कैंट बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। वाह कैंट है, उसके बाद हसन अब्दाल बहुत अच्छी जगह है वैसे रहने के लिए। और तो ये कुछ दो चार अच्छा, जगह मेरे हिसाब से तो आपका इंटरव्यू भी आधा हुआ है, अभी तो हमें करना चाहिए मैं पूरा आपको इसको। दोबारा कर दूंगा। जी, लेकिन मैं चाहूंगा कि एक नौजवानों के लिए जिनके लिए मैं प्रोग्राम करता हूँ, तो आप कोई पैगाम देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं पैगाम देना चाहूँगा कि तो मेरा पैगाम हो सकता है कि जितनी भी आप में हिम्मत है, जितनी भी सलाहियत है, उस पर आप काम करते रहें। और आदमी जो है वो मुकल्लफ है कोशिश करने पे, नतीजे पे नहीं। वाह, तो मुकल्लिफ है कोशिश करने पे, नतीजे पे नहीं। हाँ, तो कहानी खत्म कर दी हाँ, आपने। तो आदमी अपना काम से लगा रहे। हम्म, और जो नतीजा है वो अल्लाह के हाथ में। बल्कि किसी ने मुझसे बोला भी बड़ा अच्छा कि सवाल जवाब तो कोशिश पे होगा, नतीजे पे थोड़ी होगा। तो कई लोग हैं जिनका नतीजा बहुत अच्छा होगा, शायद वो जहन्नुम में फेंक दिए जाएं। और कई वो लोग होंगे जो कि बिल्कुल ही नाकाम हो गए, तो आपने कहीं जो और बात चले की, जाएं। मुझे वो याद आ गया शेर हाँ, कि माली दा कम पानी लाना पर मशका पावे, हाँ, मौला दा कम फल फूल लाने लावे या ना लावे। मावेरा, तो हमें नतीजे के ऊपर कभी नहीं करना चाहिए, नतीजा हाँ, तो मुझे बल्ला है, बिल्कुल एफर्ट हमारी है। एफर्ट हमारी है। तो अब बल्कि अगर आप इस तरह से देखें, जो कि थोड़ी सी उदासी की भी बात है कि शायद मैं अपने ख़ानदान का आखिरी आदमी हूँ जो कि पाकिस्तान में है, कि मेरे बाद मेरे बच्चे जो हैं वो नहीं हैं यहाँ पे, और ना ही वो आएंगे, और ना ही उनका कोई इरादा है। तो मेरे वालिद जो कि एक जज्बे के साथ आए थे, और 100 साल हाँ, 100 पाकिस्तान के। साल में रहने के लिए। तो अब वो हमारा यानी कि एक ख़ानदानी जो तारीख, हमारी ख़ानदानी तारीख है पाकिस्तान में ख़त्म हो जाएगी। मगर बहरकैफ इसकी बड़ी खुशी है कि मेरे जो वालिद आए उन्होंने एक भरपूर ज़िंदगी गुजारी है। और जो मेरे वालिद का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि उन्होंने संदक का कॉपर प्रोजेक्ट जो है वो मेरे वालिद ने डेवलप और डिस्कवर किया था। तो एक उससे पूरी एक रिकॉर्ड डेक किए, वो सब कुछ शुरू हो गए। तो एक मतलब उन्होंने जो भी पाकिस्तान में रहने का फैसला किया उसका नतीजा तो निकल के मैं भी रहा। तो एक इंस्टीट्यूशन बना जो कि सामने है, और एक इंशाल्लाह दूसरा बनने वाला है। इंशाल्लाह दूसरा बनने वाला है। तो हमने अपने अपने हिस्से के जो काम कर सकते थे कर दिए, जितने अरसे पाकिस्तान में रहे। अब बाकी अगली जनरेशन है वो देखे, आगे लेके चले उसको। आपने ये बड़ा अलमिया बयान कर दिया कि जो आदमी 100 साल खिदमत का अज़्म लेके अपने बुजुर्गों को छोड़ के इस मुल्क में आ गया था, अब उसकी अगली पुश यहाँ पे नहीं है, अगली से अगली पुश यहाँ पे नहीं हाँ, है ये। हाँ, तो बल ये तो मैं समझता हूँ कि बेशक मुसलमान हमारा हक है कि हर मुल्क मास के मुल्क खुदाए मास। जी हाँ, पे खैर वो एक पूरा मौजू ही अलग हो जाएगा। जी हाँ, मगर भरकैफ ये हकीकत है कि हमारी अगली जनरेशन नहीं है, और ये बेतहाशा लोगों के साथ यही मसला है। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। तो जो लोग हैं यहाँ पाकिस्तान में वो आप ही की तरफ पॉजिटिव सोच रखें। जी हाँ, और कोशिश करते रहें। जो आपने कहा कि सवाल जवाब जैसे कोशिशों का होगा, ये नहीं होगा कि तू नाकाम हो गया कामयाब। हाँ, बिल्कुल जी, ऐसा ही है। तो बहुत अच्छी गुफ्तगू रही। हालांकि मुझे सच्ची बात है, अभी तो मेरा जिसलिए मैंने आपको घेरना चाहता उस पर आपने मुझे वो बात ज्यादा की नहीं, लेकिन अच्छा लगा मुझे।
और आपकी बड़ी मोहब्बत, बड़ी इनायत कि आप इतने दूर तशरीफ लाए और इतना टाइम आपने गुजारा। तो इसके साथ ही मैं आपसे जाना चाहता हूँ बहुत और शुक्रिया, इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे। जरूर।